गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाजिर हूं मैं आज आपके सामने डेवऑप्स का लेक्चर नंबर 18 लेके, जिसमें आज हमें देखना है कि यार शेफ के अंदर हम लोग रेसिपी कैसे बनाते हैं और कुक बुक कैसे बनाते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट लेक्चर है, लैब भी कराऊंगा और बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा कि ये सारे काम कैसे किए जाते हैं। देखिए, इसके अंदर जो शेफ है, इसके अंदर हमें जो भी कुछ लिखना है वो रूबी लैंग्वेज के अंदर लिखना है। अब आपके दिमाग में ये एक सवाल आ रहा होगा कि यार हमने तो रूबी लैंग्वेज आती नहीं है, तो हम कैसे ये करेंगे। तो आज का जो मेरा लेक्चर है और अगले एक दो लेक्चर है, उसमें मैं आपको यह बताऊंगा कि कैसे आप रेसिपी क्रिएट करेंगे, रूबी लैंग्वेज में कैसे आपको लिखना है, क्या तरीका है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल जीरो से बताऊंगा, पहले से कोई नॉलेज होना जरूरी नहीं है। तो जो बंदा टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है, वो अपने दिमाग से ये डर निकाल दे कि यार मैं ये नहीं कर सकता। ठीक है, मैं आपको सब कुछ बेसिक से बताऊंगा। तो आज की लैब में हम क्या करने वाले हैं, क्या हमारा कॉन्सेप्ट है, पहले उसको समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं अपने AWS अकाउंट के अंदर, मैं अगर AWS की बात करूं, इसके अंदर मैंने एक लिनक्स मशीन क्रिएट करनी है। ठीक है, मैं यहां पे एक लिनक्स मशीन क्रिएट करूंगा। जो आपको पता है कि हमने सारा काम लिनक्स मशीन पे ही करना है और लिनक्स में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो मैं अपने AWS अकाउंट के अंदर एक लिनक्स मशीन क्रिएट कर रहा हूं। इस लिनक्स मशीन पर मैं क्या इंस्टॉल करूंगा, मैं इस पर इंस्टॉल करूंगा शेफ वर्क स्टेशन। ठीक है, तो मैं इस पर शेफ वर्क स्टेशन इंस्टॉल कर दूंगा ताकि ये शेफ वर्क स्टेशन की तरह काम करने लगे। तो मैं यहां पे शेफ वर्क स्टेशन को इंस्टॉल कर दूंगा। ठीक है, वो कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल इजी वे में, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये शेफ वर्क स्टेशन मैंने लिनक्स पे डाल दिया, तो अब लिनक्स मशीन कैसे काम कर रही है, शेफ वर्क स्टेशन की तरह, क्योंकि उसको मैंने इंस्टॉल कर दिया है शेफ वर्क स्टेशन को। अब क्या करना है, जब इस पे शेफ वर्क स्टेशन इंस्टॉल हो गया, तो आपको पता है कि शेफ के अंदर वर्क स्टेशन का क्या काम होता है। हमने जितने भी कोड लिखने हैं वो हम वर्क स्टेशन में ही लिखते हैं, क्योंकि आपको पता है तीन चीजें होती हैं। एक होता है वर्क स्टेशन, दूसरा होता है आपका शेफ सर्वर, और तीसरी चीज क्या होती है, आपकी नोड होती है ना। ये आपकी नोड है। तो आपने जो भी कोड लिखना है वो कहां लिखना है, आपने लिखना है वर्क स्टेशन पे। तो अभी हमने अपनी लिनक्स मशीन पे वर्क स्टेशन इंस्टॉल कर लिया है और सारा काम हम यहां कर रहे हैं। देखिए, ये वर्क स्टेशन हो या ये नोड हो, ये होते एक्चुअल में कंप्यूटर ही है, होते एक्चुअल में लिनक्स मशीन ही है। उन्हीं का एक हिस्सा ये वर्क स्टेशन होता है। हम इन्हीं मशीनों में से एक मशीन को एज अ वर्क स्टेशन इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये अलग से कोई सर्वर होता है, कोई पावरफुल चीज होती है। ये आप ऐसे समझे कि आपने जैसे अपने एक लैब भी होती है आपकी कंप्यूटर की या नेटवर्किंग की, तो वहां पे आप क्या करते हैं, एक सिस्टम को एज अ सर्वर ट्रीट कराते हैं कि भाई ये मेरा एक सर्वर है। हालांकि वो सर्वर नहीं होता, वो सिस्टम ही होता है, बट उसको हम कहते हैं कि ये मेरे सर्वर की तरह है। अगर इसका इंटरनेट बंद हो गया तो बाकी कंप्यूटर का भी बंद हो जाएगा, है ना। ऐसी चीजें हमने सुनी है। तो इसी तरीके से ये मेरा वर्क स्टेशन जो है एक नॉर्मल कंप्यूटर ही है, पर हम कोड यहां पर बनाएंगे, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, वर्क स्टेशन कहेंगे। अब सपोज करें यहां पे मैंने शेफ वर्क स्टेशन इंस्टॉल कर दिया। इंस्टॉल करने के बाद मेरा सबसे पहला काम होगा यहां पे एक डायरेक्टरी क्रिएट करना, और उस डायरेक्टरी का नाम क्या होगा, कुक बुक्स। आपने यही नाम रखना है, डिफॉल्ट नेम ये हम लेकर चलते हैं, यही नेम हमें लेना होता है। तो क्योंकि हमने शेफ पे काम करना है, तो कुछ नाम ऐसे हैं जो कंपलसरी हैं, वही हमें लेने हैं। तो आप एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे। डायरेक्टरी के लिए क्या कमांड होती है, mkdir, मेक डायरेक्टरी, और आप एक कुकबुक्स नाम से एक डायरेक्टरी बना लेंगे। ठीक है, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर बना लिया, एक ब्रॉडर बड़ा एक हमने फोल्डर बना लिया। अब ये तो एक डायरेक्टरी है, इसके अंदर अब हम कुकबुक बनाएंगे और उसके अंदर हम रेसिपी बनाएंगे। रेसिपी क्या होती है, अब सपोज करें कि मुझे एक रेसिपी बनानी है फाइल क्रिएट करने की। ठीक है, कि फाइल कैसे क्रिएट होगी। एक रेसिपी मुझे बनानी है कि भाई उसके ऊपर विंडो सर्वर कैसे इंस्टॉल होगा, तो वो कोड मैंने डाल दिया। तो जो इस तरह की आपके कोड है, तरह तरह के, फाइल क्रिएट करने का कोड है, विंडो सर्वर इंस्टॉल करने का कोड है, या अपाचे सर्वर इंस्टॉल करने का कोड है, तो इस तरह के जो कोड हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम रेसिपी कहेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी हमने एक डायरेक्टरी बनाई कुकबुक्स के नाम से। अब इसके अंदर भी हम एक और डायरेक्टरी बनाएंगे, सॉरी इसे आप डायरेक्टरी ना करके कुकबुक कहेंगे। तो हमने उस कुकबुक का नाम दे दिया सपोज टेस्ट कुकबुक फॉर एग्जांपल। ठीक है, हमने उसका नाम दे दिया टेस्ट कुकबुक, और इस तरीके की और भी कुकबुक यहां पर होंगी। ठीक है, अलग अलग तरीके की कुकबुक होंगी। अब ये हमने कुकबुक एक बना ली। इस कुकबुक के अंदर अब हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट रेसिपी क्रिएट करेंगे।
ठीक है, तो हमारा आज का जो टास्क है वो ये सारा है। हमने कैसे लिनक्स मशीन बनानी है, उसमें फिर एक हमें डायरेक्टरी बनानी है कुकबुक्स के नाम से, फिर उसके अंदर हम कुकबुक्स बनाएंगे और उन कुकबुक्स के अंदर भी हम डिफरेंट डिफरेंट रेसिपी क्रिएट करेंगे। रेसिपी से मतलब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कोड काम को करने के। अब इसे आप कुछ ऐसे समझें कि मेरे पास शाही पनीर बनाने की एक अलग रेसिपी है। आप जैसे शाही पनीर बनती है, भिंडी की सब्जी ऐसे नहीं बनेगी, वो अलग तरीके से बनेगी, ठीक है, या गाजर का हलवा ऐसे नहीं बनेगा जैसे शाही पनीर बनती है, क्योंकि गाजर के हलवे में चीनी पड़ती है, शाही पनीर में चीनी नहीं पड़ती, ठीक है। हालांकि कुछ होटल वाले डाल देते हैं, चलिए अच्छी बात है। तो मैं क्या बता रहा था आपको कि जो हमारी रेसिपी है वो अलग अलग है हर चीज की। तो हम क्या करेंगे, पहले एक बड़ी कुकबुक बनाएंगे, एक डायरेक्टरी बनाएंगे, उस डायरेक्टरी के अंदर हम अपनी कुकबुक्स बनाएंगे, ठीक है। इसका नाम कुकबुक्स है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कुकबुक के अंदर हमने ये टेस्ट कुकबुक बनाई है, ये क्या चीज है। देखिए ये एक मकान है, ठीक है, ये एक घर है, ये जो कुकबुक्स है ये एक घर है, एक बड़ा मकान है ये, ठीक है। ये तो झोपड़ी बन जाएगी, खैर आपने बिल्डिंग बनानी है तो मैं बिल्डिंग बना देता हूं, नहीं तो आप कहोगे क्या सर, ठीक है। तो ये एक बिल्डिंग है, ठीक है। अब ये जो कुकबुक्स है ना, ये वाली बिल्डिंग है, पर बंदे बिल्डिंग में नहीं रहते, बंदे बिल्डिंग के अंदर बने हुए अपार्टमेंट्स में रहते हैं, कमरों में रहते हैं, समझे आप बात को। तो ये जो बिल्डिंग है ये किस चीज से मिलकर बनी है, फ्लोर से मिलकर बनी है। जैसे ये ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है और ये थर्ड फ्लोर है। तो बिल्डिंग किससे बनी है, इनसे मिलकर बनी है। तो ये जो कुकबुक है ये बिल्डिंग है, इसके अंदर ये ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ये वाली कुकबुक है, उसके अंदर ये कुकबुक्स है। और उन कुकबुक्स के अंदर भी क्या है, रेसिपी है, यानी कि कमरे हैं। तो यहां पर फर्स्ट फ्लोर पर भी सपोज 4 कमरे हैं आपके, 4 रूम है, यहां पर भी 4 रूम है, तो वो क्या हो जाएंगी, वो रेसिपी हो जाएंगी, ठीक है। तो बिल्डिंग अपने आप में कुछ नहीं है, तो ये जो कुकबुक है ये अपने आप में कुछ नहीं है, पर ये इन सबको इकट्ठा करके रखा हुआ है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर को इकट्ठा किया हुआ है इसने, समझ आ रही है बात। तो ये जो कुकबुक है इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना, हमें एक्चुअल कुकबुक्स इसके अंदर क्रिएट करनी है, इस बिल्डिंग के अंदर हमने कमरे बनाने हैं, ठीक है। तो यहां पे अब हमने डिफरेंट डिफरेंट कुकबुक्स बना दी। अब हम एक कुकबुक पे काम करेंगे, हम उसको नाम देंगे टेस्ट कुकबुक, और फिर हम उसके ऊपर एक रेसिपी बनाएंगे। अब हमने पहली रेसिपी क्या बनानी है, हमने फिर उसके बाद, रेसिपी का मतलब है डिफरेंट डिफरेंट कोड क्रिएट करना, और आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि आप कोई रेसिपी बना के दिखाइए, आप मुझे कोई फाइल क्रिएट करके दिखा दो रूबी के अंदर। तो ये छोटे छोटे टास्क है जो आपको रटने पड़ेंगे। आप रट लेना, इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। जैसे ही आप 3-4 बार लैब करेंगे आपको सब समझ आ जाएगा। कमांड कुछ गिनती की कमांडें हैं जो आपको याद करनी है, बहुत मुश्किल कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है, सब कुछ बेहद आसान है। तो आपने यहां पे रेसिपी क्रिएट करनी है। अब मैं आपको 1 बाय 1 वो सारे कोड, वो सारी चीजें लिखवा देता हूं पहले, फिर मैं आपको लैब पे लेके चलूंगा और वो सारा काम लैब में प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि लैब में हम क्या करने वाले हैं। अब मैं आपको एक एक चीज बताता हूं प्रॉपर कोडिंग के साथ कि क्या कोड हम लिखने वाले हैं, किस कोड का क्या मतलब है, और उसके बाद फिर हम लैब में एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो देखिए, अब सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट 1 लिनक्स मशीन इन AWS। तो आप क्या करेंगे, अपना AWS अकाउंट में जाएं और एक लिनक्स मशीन क्रिएट कर लें, जो मैं ऑलरेडी कई बार आपको बता चुका हूं कि कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आप डायरेक्ट मेरा यही लेक्चर देख रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले मेरे वीडियो देखें, जहां पे मैंने बताया है कि कैसे लिनक्स मशीन क्रिएट होती है, कैसे AWS अकाउंट क्रिएट होता है। सब कुछ मेरे लेक्चर्स ऑलरेडी मेरे प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। और कुछ और लोग भी हैं जिन्हें शायद ये नहीं पता कि हमारी बाकी प्लेलिस्ट है, उसमें सारे लेक्चर्स पढ़े हैं। कई लोग मुझसे कई बार कमेंट में पूछते हैं कि सर इसका अगला लेक्चर कहां मिलेगा। तो यार हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, और आपको ये नहीं देखना है कि लेक्चर नंबर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि कई बार कुछ वीडियोस में ऐसा भी है कि लेक्चर नंबर शायद उसमें ऊपर नीचे है या कंफ्यूजिंग हो सकता है। आपको वीडियो में जो हमारी YouTube चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसकी सीक्वेंस को फॉलो करिए। जो भी सीक्वेंस वहां पे है, यानी कि वो लेक्चर आपको उस हिसाब से पढ़ना है। आप ये मत देखो कि उसके थंबनेल में लेक्चर क्या लिखा है या वीडियो में कहीं लेक्चर क्या लिखा है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम कोई नया लेक्चर भी उनके बीच में अपडेट कर देते हैं, ठीक है। तो आपको उस लेक्चर नंबरिंग पे नहीं जाना, आपको प्लेलिस्ट की सीक्वेंस फॉलो करनी है। सभी प्लेलिस्ट के लिए आपको ऐसा ही करना है, चाहे आप AWS पढ़ रहे हैं, चाहे माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर पढ़ रहे हैं, चाहे डेवऑप्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। हालांकि डेवऑप्स में मैं सब में लेक्चर नंबर भी लिखता हुआ चल रहा हूं, बट AWS में ऐसा नहीं है, वहां पे लेक्चर नंबर नहीं लिखे हुए कई वीडियोस में। तो आपको क्या करना है, आपको सीक्वेंस को फॉलो करना है प्लेलिस्ट की, ठीक है। ये सभी के लिए मैं बता रहा हूं। अब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले एक AWS पे लिनक्स मशीन क्रिएट करनी है। ये कोई भी हो सकती है, आप अमेजन लिनक्स हम हमेशा लेते हैं तो हम वही लेंगे।
उसके बाद पुट्टी के थ्रू हमें इसे एक्सेस करना है। मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूं, आज लैब में दोबारा बताऊंगा, कोई टेंशन नहीं है कि हम कैसे एक्सेस करेंगे। करने के बाद एक बार वो मशीन खुल जाएगी, आपका पुट्टी के थ्रू एक्सेस हो जाएगा। फिर हमने क्या कमांड लिखनी है, वो आपसे पूछेगा आप लॉगिन कैसे करना चाहते हैं, तो आपने टाइप करना है EC2-user। सब कुछ स्मॉल लेटर में लिखना है, कैपिटल लेटर में कुछ नहीं लिखना है। आप EC2-user लिखेंगे। उसके बाद sudo su सुपर यूजर डू स्विच यूजर, ये कमांड किस लिए होती है, ताकि ये आपको रूट यूजर बना दे, आपको एडमिनिस्ट्रेटर बना दे, आप सारे काम कर सके। तो ये कमांड तो हमें जब भी लिनक्स यूज करना है sudo su लिखना ही है। आप रियल टाइम में जब भी काम करेंगे sudo su करके करेंगे, तो sudo su आप लिख दें। उसके बाद हम ये अपडेट की कमांड चला देंगे। इससे क्या होगा कि जो भी पैकेज हमारे पुराने पड़े हैं वो अपडेट हो जाएंगे। जो भी लिनक्स मशीन में पुराने सॉफ्टवेयर पड़े हैं वो बिल्कुल लेटेस्ट के साथ अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, उसके लिए एक सिंपल कमांड चलानी है, yum update -y। ये विंडो के कंपैरिजन में बहुत ईजी है, क्योंकि विंडो में आपको अपने एक एक सॉफ्टवेयर को खुद से मैनुअली अपडेट करना पड़ता है, एक एक को करना पड़ेगा, एक साथ नहीं होगा। पर यहां पे इस कमांड को चलाने से पूरी लिनक्स मशीन के सारे जितने भी टूल हैं, सॉफ्टवेयर हैं, वो अपने आप अपडेट हो जाते हैं। तो यम अपडेट -y आप करेंगे और ये अपने आप अपडेट कर देगा सबको। -y लगाते हैं ताकि बीच में जब ये आपसे कुछ यस करने के लिए बोले तो वो अपने आप यस हो जाए। ठीक है, अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो बीच बीच में आपसे पूछेगा यस करना है कि नो करना है, तब आपको बार बार यस लिखना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए आप -y का इस्तेमाल करते हैं। अब जब ये काम हो जाएगा तो आप अपनी मशीन को मिनिमाइज करें, अपनी लिनक्स मशीन को मिनिमाइज करें। गूगल क्रोम या इंटरनेट ब्राउजर जो भी आपके लैपटॉप में है या एप्पल में आप सफारी चला रहे हैं, वहां जाके आप गूगल क्रोम में जाएं या जो भी आपके पास है सफारी है, उसमें जाके आप सर्च करें www.chef.io। ठीक है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है शेफ की। यहां आप जाएं और यहां जाने के बाद आपको डाउनलोड्स का ऑप्शन दिखेगा। डाउनलोड्स के अंदर आपको शेफ वर्क स्टेशन का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, हालांकि इन्होंने अभी इंटरफेस बिल्कुल चेंज कर दिया है। ठीक है, शेफ वर्क स्टेशन का ऑप्शन दिखेगा। पहले क्या होता था, इस वर्क स्टेशन पे ही URL नजर आता था जो हम कॉपी करते थे और लिनक्स मशीन में wget कमांड लिखकर पेस्ट कर देते थे और वो इंस्टॉल हो जाता था, हमारा वहां पे डाउनलोड हो जाता था। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब ये इन्होंने एक उसमें सिक्योरिटी लगा दी है या कुछ एक्स्ट्रा आप कह दें कि ये पहले आपसे आपका नाम पूछेगा, आपका लास्ट नेम पूछेगा, आपकी ईमेल आईडी पूछेगा, आपका कंपनी नेम पूछेगा, उसके बाद आपको डाउनलोड अलाउ करेगा। तो उसमें आपको घबराना नहीं है, आप अपना नाम, अपनी ईमेल आईडी आप गलत भी डाल देंगे तो भी दिक्कत नहीं है। वो ये सारी चीजें भरने के बाद कंपनी के नेम में कुछ भी लिख सकते हैं, आप स्टूडेंट भी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वो लिखने के बाद आप डाउनलोड पे क्लिक करें, तब आपकी फाइल अपने आप डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। पर हमें वो डाउनलोड नहीं करनी है, हमें तो उसका URL चाहिए ताकि वो हमारी लिनक्स मशीन में डाउनलोड हो सके। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जब वो डाउनलोड हो रही होगी आपने उसको स्टॉप करना है और गूगल क्रोम में डाउनलोड का ऑप्शन होता है, मैं आपको लैब में दिखाऊंगा, वहां जाके आपको उसका URL मिल जाएगा। आप उस URL को कॉपी करें, अपनी लिनक्स मशीन को आप ओपन करें और ओपन करने के बाद कमांड लिखें wget किस लिए होता है मैं लिनक्स में पढ़ा चुका हूं आपको। कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है तो आपने wget कमांड लिखनी है। wget लिखकर उसका URL आप पेस्ट कर दो, अपने आप वो डाउनलोड हो जाएगा लिनक्स मशीन के अंदर। तो अब हमें यही काम करना है, wget लिख के उस URL को यहां पेस्ट करना है, ये अपने आप क्या होगा वहां पे डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आप ls करके चेक करोगे तो आपको वो नजर भी आएगा कि हाँ भैया ये डाउनलोड हो गया है। एक पैकेज है शेफ पैकेज RPM, एंड में .rpm वहां पे लिखा होगा, रेड हैट पैकेट मैनेजर। ठीक है, तो वो एक .rpm नाम की एक फाइल होगी, वो आपकी डाउनलोड आपको नजर आएगी जब आप ls करेंगे। अब हमें उसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने का तरीका लिनक्स में बड़ा सिंपल है, yum इंस्टॉल और फिर उस पैकेज का नाम कहां से मिलेगा, जो ls में आपको नजर आ रहा था। जब आप ls करेंगे तो जो आउटपुट में आपको नजर आएगा chef.workstation समथिंग करके आपको कुछ नाम मिलेगा, उसी नाम को कॉपी करना है और यहां पेस्ट करना है। ठीक है, इस जगह पे yum इंस्टॉल के बाद यहां पेस्ट करें और आगे -y लगा दें। -y से क्या होगा, फिर वो सबको यस कर देगा बाय डिफॉल्ट। अब क्या होगा, इस कमांड से आपका शेफ वर्क स्टेशन इंस्टॉल हो चुका है लिनक्स मशीन पे। अब आप शेफ का सारा काम अपनी मशीन पे कर सकते हैं। अब वो एज अ वर्क स्टेशन बिहेव करेगा। ठीक है, अब अगर आप चेक करना चाहते हैं कि शेफ इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है तो आप विच शेफ कमांड चलाएंगे। आउटपुट में ये आपको बताएगा कि भैया आप जो है रूट डायरेक्टरी में हैं, फिर आप उसके अंदर बिन में हैं, या फिर आप उसके अंदर शेफ में हैं, कुछ इस तरीके से आपको ये बताएगा। ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा कि मेरा शेफ इंस्टॉल हो चुका है, किस जगह हुआ है वो नजर आ जाएगा। उसके बाद अगर आप शेफ वर्जन देखना चाहते हैं
तो आप उसका वर्जन यहां से देखेंगे, मेरा ख्याल है अभी 20 डॉट समथिंग कुछ वर्जन चल रहा है इस तरीके से। तो कुछ भी हो सकता है, पर ये 3 उसमें है, आपको ये याद रखना है। तो आपसे जब भी इंटरव्यू में कोई पूछेगा तो आपको 3 में ही जवाब देना है, इस तरीके से 3 सेगमेंट में आप कह सकते हैं। 20.8.8 कह दें, 20.5.10 कह दें, कुछ भी आप कह दें, पर आपको इस तरीके से 3 सेगमेंट में ही उसको बोलना है। आप बल्कि पुराना वर्जन भी बोल सकते हैं, आप 19 भी बोल सकते हैं, 19.8.8, क्योंकि हो सकता है आप पुराना यूज कर रहे थे, तो इंटरव्यूअर आपसे कभी ये नहीं कहेगा 19 क्यों कर रहे हो, 20 चल रहा है। भाई हमारे यहाँ पुराना चल रहा था, आपको क्या दिक्कत है इस बात से, ठीक है। तो वो कोई टेंशन नहीं है, तो आप बोल सकते हैं, लेकिन वर्जन याद होना जरूरी है, क्योंकि इंटरव्यूअर इन्हीं छोटी छोटी बातों से आपको पकड़ता है। क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए आपका नाम क्या है, तो आप एकदम से बोलोगे भूपिंदर राजपूत, आपको सोचने में टाइम नहीं लगा। तो अगर आप किसी चीज पे काम कर रहे हो तो आपको वो चीज याद होगी, उसको आपको सोचना नहीं पड़ेगा। तो इंटरव्यूअर उन छोटी छोटी बातों से समझ जाता है कि ये बंदा जो है ये गड़बड़ कर रहा है। मुझे याद आ रहा है वो वाला किस्सा, शायद मैंने आपको सुनाया था शादी वाला, कि एक बार हम जरा शादी में गए थे, एक फर्जी दावत खाने गए थे हम कॉलेज टाइम में, और वहां पे अनफॉर्चुनेटली चोरी हो गई थी पहले से। तो अब जब चोरी हो गई तो वहां पे लड़की वालों ने कहा कि यार पता करो यहाँ पे बाहर के कौन कौन बंदे हैं। चोर तो चोरी करके भाग गया, लेकिन अब हम जैसे गरीब आदमी जो खाना खा रहे थे वहां पे, तो हम लोग वहां खाना खा रहे थे। तो अच्छा मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं वहां से मोबाइल रिचार्ज कराने बाहर आ गया था, खाना खाते के दरमियान ही मैं बीच में बाहर आ गया था। तो मैं रिचार्ज करा के जैसे ही आया, मैंने देखा कि मंडप में से भागे भागे मेरे दोस्त भाग रहे हैं। अब मैं खड़ा हुआ सड़क के इस पार से ये सोच रहा कि ये भाग क्यों रहे हैं, हुआ क्या दुल्हन तो इनकी है नहीं जो भाग गई, जो ये परेशान हो रहे हैं। अब मैंने कहा ये भागे क्यों है, अब पता कैसे चलता है, तो भाग रहे हैं। तो मैंने कहा चलो तुम भी भागो, अब मेरा भी वहां क्या रह गया, दोस्त तो बाहर निकल गए, मैं भी उनके पीछे भागा, वो भाग रहे हैं उनके पीछे, मैं भाग रहा हूं, फिर उनके पीछे और पब्लिक भाग रही है। अब समझ नहीं आया माजरा क्या है। अब बहुत देर हम भागे तो आगे जाके जब हम रुके तो मैंने कहा हुआ क्या है। तो उसने कहा यार अंदर हमारे 2 बंदे पकड़ लिए। मैंने बोला 2 बंदे पकड़ लिए, क्यों पकड़ लिए? कह रहा यार वो ना वहां पे पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि उस टाइम तक हमें ये नहीं पता था कि शादी में चोरी हुई है। तो उसने कहा कि यार हमारे 2 बंदे पकड़ लिए और पता नहीं चल रहा है कि मामला क्या है। लेकिन उन्होंने उससे पूछा कि तुम कहां से आए हो, तो उसने कहा जी वो मैं अब वो समझ गया ये फर्जी बंदा है। क्योंकि अगर आप कई जेन्युइन बंदे आए हो तो आप कहोगे हाँ जी शर्मा जी के मकान से आए हो, है ना, ये पंडित जी ने भेजा है जी मेरे को, है ना, या मुझे और किसी ने भेजा है, तो आपको टेंशन नहीं होगी बताने में। लेकिन अब क्या है, अब आप जो कंफ्यूज हो गए ना, वो समझ गया ये फ्रॉड बंदा है, उन्होंने पकड़ लिया साइड में। अब चोर तो चोरी करके भाग गया, पर गुस्सा किस पे निकला? उस बेचारे पे निकला जो मेरे दोस्त थे, उनको बड़ा बुरा मारा गया। और मजे की बात देखें आप कि उन्हीं के मोबाइल को चोरी का मोबाइल बता दिया गया अगले दिन अखबार में। आप देखें हमारी अखबार और हमारी मीडिया अगले दिन हमारे दोस्तों के मोबाइल कि इनके पास से 3 मोबाइल जब्त हुए हैं, इनके पास से 4000 कैश बरामद हुआ है लिखा है। आप देखिए लैंग्वेज कितनी बदल जाती है कि इनके पास से 4000 रुपया बरामद हुआ है, इनके पास से 3 ATM कार्ड बरामद हुए हैं, और इनका एक पूरा गिरोह है, एक पूरा सरगना है जो काम करता है पूरे शहर में। अब हमारी ये बात समझ नहीं आई कि साला एक दावत और एक प्लेट खाने के चक्कर में इतना माजरा हो गया। उनको यकीनन बहुत मारा और उनके मोबाइल भी उनसे छीन लिए रात में शादी में पीटने के बाद। अगले दिन जब हम पहुंचे, हम कोर्ट में पहुंचे, कचहरी में पहुंचे, तो उनके हाथों में हथकड़ियां बंधी हुई, खाना खाने की सजा देखें आप। तो ये बड़ी गलत बात थी उन बारातियों की भी कि उन्हें पता था स्टूडेंट है, उनको भी पता था, सबको दिख रहा था, बट अननेसेसरी ये सब करना। तो मुझे वो याद आता है कि आपने यहाँ कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है, शर्मा जी की तरफ से आए यही बोलना है, तो ऐसे ही आपने यहाँ भी ना जो भी बोलना है कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। कॉन्फिडेंस मैटर करता है इंटरव्यू में, क्योंकि आप में से मैक्सिमम बंदे जो मेरी डेवऑप्स सीरीज पढ़ रहे हैं वो डेवऑप्स पे काम नहीं करते हैं, उन्होंने फर्स्ट टाइम काम करना है। तो आपका कॉन्फिडेंस मैटर करेगा जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं। इस कॉन्फिडेंस से दें कि यार तेरे से ज्यादा तो मुझे आता है डेवऑप्स। ऐसे आपको बॉडी लैंग्वेज जो है ना ऐसी रखना, भले गलत जवाब दो, बोलो मैं तो ऐसी करता था, ठीक है, तो नहीं होता था तो मेरा वो फ्रेंड बता देता था, या हमारे साथ में टीम होती थी वो हमें सपोर्ट करती थी, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको अपने जवाब इस तरीके से दें कि बस अगला बंदा कहे कि ठीक है यार बता तो रहा है, वैसे ये सच ही बोल रहा होगा, ठीक है। तो आपने उस कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देना है। अच्छा, अब मुझे एक और किस्सा याद आ गया। अभी क्या हो रहा है कि हमारा जो है ना, हमारी कंट्री में कोरोना जो है वो बड़ी रफ्तार से बढ़ रहा है। मैं अगर हिंदुस्तान की बात करूं तो नंबर ऑफ केसेस जो हैं, अभी आप देखें नंबर ऑफ केसेस, और यहां पे जो आप कह सकते हैं टाइम, तो टाइम के साथ ये केसेस जो है ना इस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। हमारी कंट्री में जो केसेस पहले धीरे थे, अब वो बढ़ते 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 टाइम के साथ एकदम तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन
इससे भी तेजी से एक चीज है जो बढ़ रही है हमारे मुल्क के अंदर, ठीक है। और ये सो कॉल्ड हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और हमारे प्रोफेसर, एक चीज है जो इनसे भी तेजी से ऊपर बढ़ी है, और वो क्या है, नंबर ऑफ वेबिनार्स। तो ये इनसे भी तेजी से बढ़े हैं। इनकी रफ्तार देख के मुझे ऐसा लगता है कि अगला सैटेलाइट यही लॉन्च ना कर दें प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले, या अगला सोफिया रोबोट यही ना बना दें हिंदुस्तान के अंदर। मतलब इतने वेबिनार कराने लगे हैं जैसे कि इनको ही पूरे देश के भविष्य की चिंता है कि नहीं नहीं पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। और वेबिनार के इनके जो टाइटल होते हैं वो बड़े दिलचस्प होते हैं, अपॉर्चुनिटीज इन IoT एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उन्हें खुद नहीं पता कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कैसे काम होता है, ट्रस्ट मी। लेकिन मजे की बात है कि हर कोई बस हर शाख पे उल्लू बैठा है, वो वाली बात है, सब अपनी अपनी कहानी सुनाए जा रहे हैं। और ये पूरे इंडिया में चल रहा है यार। ये पता है इस तरीके का मतलब आपने हर चीज को कमर्शलाइज कर दिया है। अब आप अगर लॉकडाउन लग गया तो आप ये दिखाना चाहते हैं कि हम वेबिनार के थ्रू पढ़ा रहे हैं। वेबिनार के थ्रू कोई पढ़ाई नहीं होती, ठीक है। इसके थ्रू आप कोई हासिल नहीं कर सकते जब तक आपकी इंटेंशन अच्छी ना हो। यहाँ इंटेंशन क्या है, बस ये दिखाना है कि मैं दूसरे बंदे से ज्यादा वेबिनार करा रहा हूं, मेरी यूनिवर्सिटी दूसरे बंदे से ज्यादा, या मेरी कंपनी ज्यादा वेबिनार करा रही है। एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करके रखो वेबिनार्स में। यार मजा नहीं आता जब तक वो बंदा बुनियादी बातें ना बताए, और बुनियादी बातें कोई बताता नहीं है, हर कोई हवाई बातें बता रहा है। तो ये कोरोना तो इस रफ्तार से बढ़ रहा है, पर वेबिनार इस रफ्तार से बढ़ रहे हैं कि कोरोना भी एक दिन खत्म ही हो जाएगा। बोलेगा अब मेरी जरूरत क्या है, इन्होंने तो पहले ही मेरे से पहले इस तरह की रॉकेट साइंस बना ली है, ठीक है। तो ये सच्चाई। अब अगर आपके वेबिनार्स में इतना ही दम होता तो अब तक कोरोना की दवा आप बना चुके होते हो, ऑक्सफोर्ड वाले काम ना कर रहे होते। हालांकि हिंदुस्तान में भी काम चल रहा है, बट उस लेवल पे नहीं है। आप अगर ग्राउंड लेवल पे देखें तो हम किसी भी चीज को, आज हमें बाहर से राफेल खरीदना पड़ रहा है, हमारे मुल्क में राफेल नहीं बन पा रहा। तुम्हारे वेबिनार का फायदा क्या है, आप मुझे ये बताएं। तुम्हारे वेबिनार का फायदा क्या है कि अगर 70 साल बाद भी हिंदुस्तान अपने मुल्क में राफेल नहीं बना सकता, अगर 70 साल बाद भी हिंदुस्तान अपने मुल्क में एयरबस नहीं बना सकता, A80 नहीं बना सकता, A780 नहीं बना सकता, हिंदुस्तान अपने मुल्क में जो है चीजें क्रिएट नहीं कर सकता, हमारे मतलब सारी चीजें हमारी चाइना से आ रही है। मोबाइल अगर मैं कहूं तो मेरे को कोई ऐसी हिंदुस्तानी कंपनी नजर नहीं आती जो सैमसंग की टक्कर की हो या जो एप्पल की टक्कर की हो। क्यों नहीं हम कर पाए यार, हमें सोचना पड़ेगा। हमें बड़ा प्राउड फील होता है जब हम ये कहते हैं कि भाई सुंदर पिचाई गूगल का CEO इंडियन है। हमें बड़ा प्राउड फील होता है जब हम ये कहते हैं कि सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट का CEO इंडियन है। पर इससे बड़ी बात जो सोचने वाली है वो ये है कि आखिर इन कंपनियों का मालिक इंडियन क्यों नहीं है, आखिर गूगल जैसी कंपनी इंडिया में क्यों नहीं है, एप्पल जैसी कंपनी इंडिया में क्यों नहीं है। इस बुनियादी सवाल को लोग डाइवर्ट कर देते हैं, इनसे आपका ध्यान भटका देते हैं। पर सच्चाई ये है कि मैंने कहीं एक किताब में पढ़ा था, जो बात आज तक मेरे जहन में बैठी हुई है, मेरे दिमाग में बैठी हुई है, कि जो शिक्षा व्यवस्था आपको नौकरी के लिए प्रेरित करे वो सिर्फ नौकर ही पैदा कर सकती है, मालिक पैदा नहीं कर सकती। और यही सच्चाई है हमारे देश के IIT की, NIT की, कि हमारे बच्चे, हमारे जो बंदे हैं वो गूगल के CEO तो बन गए, माइक्रोसॉफ्ट के CEO तो बन गए, या फिर नोकिया के CEO तो बन गए, लेकिन मालिक नहीं बन पाए, वैसी कंपनियां खड़ी नहीं कर पाए, क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था पूरे तरीके से एक एम्प्लॉय बनाने पर जोर देती है, एक बेहतर एम्प्लॉय, एक बेहतर गुलाम बनाने पर जोर देती है, जिसे बदलने की जरूरत है, जिसे कंप्लीटली बदलने की जरूरत है। प्राउड फील करते हैं IIT के, जब IIT का कोई बच्चा 1 करोड़ के पैकेज पे जाता है, प्राउड फील करते हैं। पर जब IIT का बच्चा स्टार्टअप बनाता है तो उसको इतनी हाईलाइट नहीं मिलती, उसको इतना कवरेज नहीं मिलता, मीडिया कवरेज नहीं मिलता, यूनिवर्सिटी उसको इतना हाइप करके नहीं दिखाती। ये प्रॉब्लम है, क्योंकि हम उस स्टार्टअप को नहीं, क्योंकि जब तक वो स्टार्टअप सक्सेसफुल नहीं होता हम उसको उसके चैलेंजिंग मोड में छोड़ देते हैं। भैया तू अपने आप स्ट्रगल कर, कामयाब हो जाएगा तो कल को हम तुझे अपनी एलुमनाई मीट में बुला लेंगे, कामयाब नहीं होगा तो शक्ल भी मत दिखाइयो। दिस इज दिस सिस्टम, राइट। लेकिन वो बच्चा जो 1 करोड़ पे लग गया उसको डेली दिखाया जाएगा, अखबारों में आ जाएगा, IIT के बच्चे को 2 करोड़ का पैकेज मिला, 3 करोड़ का। ओ भाई वो नौकरी करने जा रहा है, उसने वो कहा जाके कंपनी नहीं बनानी। और नौकरी नौकरी होती है, चाहे वो 1 लाख रुपए की हो, चाहे वो 1 करोड़ रुपए की हो। ऑलवेज रिमेंबर, आपका मालिक जब चाहे आपको लात मार सकता है। और यही हो रहा है, यही हो रहा है लॉकडाउन के अंदर। हजारों लोगों को मालिकों ने 1 सेकंड में निकाल दिया जो बड़े अच्छे अच्छे पैकेज पे बैठे हुए थे। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को ऐसा बनाना पड़ेगा जो मालिक पैदा करे, नौकर पैदा ना करे। चलिए अच्छी बात है। तो अब मैं आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं, अब इससे आगे की बात कर लेते हैं। अब देखें कुकबुक क्या होता है। कुकबुक इज अ कलेक्शन ऑफ रेसिपी, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, एंड सम अदर फाइल एंड फोल्डर्स। तो कुछ अदर फाइल एंड फोल्डर इसमें पहले से होते हैं, डिफॉल्ट होते हैं, और बाकी इसके अंदर हम क्या रखते हैं, रेसिपी रखते हैं।
ठीक है। तो कुकबुक जब आप क्रिएट करते हैं तो कुछ चीजें अपने आप बन जाती हैं, जो सम अदर फाइल एंड फोल्डर लिखा है, कुछ डिफॉल्ट फाइलें अपने आप क्रिएट हो जाती हैं जिनका अपना कुछ पर्पस होता है। जैसे कि यहां पे शेफ इग्नोर की बात करें तो जैसे गिट इग्नोर का काम क्या था, गिट इग्नोर का काम था कि भैया अगर मैं चाहता हूं कि ये वाली चीज इग्नोर हो जाए, आगे कमिट ना हो, तो मैं उसे इग्नोर कर सकता हूं। तो इसी तरीके से यहां पर भी हम शेफ इग्नोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। kitchen.yml किस लिए होता है, अगर आप कुकबुक को टेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके की कमांड्स यहां पे नजर आ रही है। जैसे मेटा डेटा के अंदर क्या होता है, मेटा डेटा के अंदर नेम, वर्जन, आपकी फाइल का क्या नेम आपने रखा हुआ है, उसका वर्जन क्या है, ऑथर कौन है, किसने क्रिएट किया है, यूजर कौन है, ग्रुप क्या है, सारी बातें यहां लिखी होंगी। और .rb जो है ये रूबी लैंग्वेज को बता रहा है कि रूबी लैंग्वेज में लिखा गया है। इसीलिए आप जो भी रेसिपी क्रिएट करेंगे, सपोज आपने कोई रेसिपी क्रिएट करी, रेसिपी 1, तो वो .rb उसमें अपने आप लगा हुआ होगा या लग जाएगा। तो आपने जब भी VI एडिटर के थ्रू इसके अंदर कुछ लिखना है, इस रेसिपी में जब भी आप कोड लिखेंगे तो आपको .rb लगाकर ही रेसिपी को ओपन करना है, तभी आप उसमें कोड लिख पाएंगे। अगर आप बिना RB के ओपन कर देंगे तो फिर वो आपका ओपन नहीं होगा, आपका नॉर्मल एडिटर ओपन हो जाएगा और एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो आपने अगर अपनी रेसिपी को ओपन करना है क्रिएट करने के बाद, तो .rb लगाकर ही आपको ओपन करना पड़ेगा। मैं लैब में भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहां पर मेटा डेटा है। रीडमी क्या होता है, आपको पता है हर फाइल के साथ जनरली आप कोई सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करते हैं तो एक रीडमी नोटपैड में ओपन होता है, जिसमें कि बुनियादी बातें लिखी होती हैं कि भाई इस इंस्टॉल करने से पहले ये बातें पढ़ लो। ऐसे यहां पर भी रीडमी आपको मिलेगा जहां इंफॉर्मेशन होगी कि कुकबुक को कैसे इस्तेमाल करना है, क्या चीजें होती हैं, वो बातें यहां पर लिखी होती हैं। रेसिपी आपको पता है जहां पे आपका कोड पड़ा होता है, वेयर यू राइट कोड, ठीक है। तो आपका कोड जो होता है वो रेसिपी में पड़ा होता है। स्पेसिफिकेशन फॉर यूनिट टेस्टिंग एंड टेस्ट फॉर इंटीग्रेशन टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग का मतलब है एक एक कंपोनेंट की टेस्टिंग करना और उनको इकट्ठा करके टेस्ट करने को बोलते हैं टेस्ट। तो ये कुछ कमांड्स हैं, अभी हमें इन पे बात नहीं करनी। तो यूनिट टेस्ट का मतलब आप ऐसे समझेंगे, गाड़ी बनाने के लिए हमें इंजन भी चाहिए, हमें टायर भी चाहिए, तो हम पहले ये चेक करेंगे टायर परफेक्ट है कि नहीं है, इंजन परफेक्ट है कि नहीं है। और इंटीग्रेशन टेस्टिंग का मतलब है कि उन सबको लगाकर जब गाड़ी पूरी बन जाएगी तो अब गाड़ी को चला के देखेंगे कि गाड़ी चल रही है कि नहीं चल रही, क्योंकि इंजन का फाइनल पर्पस क्या है, गाड़ी को चलाना। तो यूनिट टेस्टिंग का मतलब है एक एक कंपोनेंट की अलग से टेस्टिंग करना, और इंटीग्रेशन टेस्टिंग का मतलब है एज अ होल एक एप्लीकेशन की तरह वो प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चेक करना। अब लैब पे आते हैं। पहली लैब में मैं आपको बता चुका हूं कि हमने कैसे इंस्टॉल किया है शेफ वर्क स्टेशन को, ठीक है। अब उसके बाद जब हमारा शेफ इंस्टॉल हो गया, हमने उसको चेक कर लिया शेफ है कि नहीं है, अब हमें सबसे पहले क्रिएट करनी है डायरेक्टरी, ठीक है। हमें सबसे पहले क्रिएट करनी है डायरेक्टरी, किस नाम से, कुकबुक्स के नाम से। जो मैंने आपको बताया था कि एक बड़ी डायरेक्टरी हमें बनानी है कुकबुक्स के नाम से, जैसे बिल्डिंग होती है तो वो बिल्डिंग क्रिएट कर रहे हैं कुकबुक्स के नाम से। अब वो बन जाएगी तो आपको एलएस करने पे नजर भी आ जाएगी कि आपने कुकबुक्स क्रिएट किया है। अब आपने क्या करना है, इस कुकबुक के अंदर जाना है, ठीक है। तो अंदर जाने के लिए चेंज डायरेक्टरी, सीडी का क्या कमांड होती है, सीडी का मतलब क्या होता है, डायरेक्टरी को चेंज करना। अभी आप कहां थे, अभी आप EC2 यूजर में हो, लेकिन जैसे ही सीडी करके कुकबुक फॉरवर्ड स्लैश करोगे, फॉरवर्ड स्लैश होता है रूट के लिए, तो अब जैसे ही आप फॉरवर्ड स्लैश करोगे तो आपने क्या मिलेगा, आप यहां पहुंच जाओगे, ठीक है। अब आप कुकबुक के अंदर आ गए। कुकबुक के अंदर आने के बाद आई थिंक ये रूट के लिए नहीं है, मैं गलत बता दिया आपको। ये कुकबुक पर आप अगर फॉरवर्ड स्लैश नहीं भी लगाओगे ना तो भी आप इसके अंदर आ जाओगे, पर फॉरवर्ड स्लैश फिर भी हम लगाते हैं, सही रहता है, ठीक है। तो बाकी इसकी डिटेल आप मुझे कमेंट में बताएं, पता मुझे भी है बट मैं अभी बताना नहीं चाह रहा, ठीक है। आप मुझे कमेंट में बताएं कि इसके आगे फॉरवर्ड स्लैश लगाने से क्या होगा और ना लगाने से क्या होगा, क्योंकि नहीं लगाएंगे तब भी हम यहां पहुंच जाएंगे। आप चाहें तो अपनी लैब में टेस्ट करके देखिएगा। तो फिर पर्पस क्या है इसे लगाने का, ये आप बताइएगा। अच्छा, कुकबुक, अब देखिए सीडी फॉरवर्ड कुकबुक करने से अब हम किसके अंदर आ गए, कुकबुक के अंदर आ गए, ठीक है। अब इसके अंदर आने के बाद मुझे क्या करना, एक और कुकबुक क्रिएट करनी है। मैंने आपको बताया था कि बिल्डिंग तो ठीक है, आपकी बिल्डिंग बनी हुई है, पर बिल्डिंग अपने आप में कुछ नहीं होती, बिल्डिंग में फ्लोर होते हैं, उसमें लोग रहते हैं, ठीक है ना। तो बिल्डिंग फ्लोर से मिलकर बनी होती है, पहले एक फ्लोर तैयार होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो ऐसे ही हमने इस कुकबुक के अंदर एक छोटी कुकबुक बनाई है। कुकबुक तो एक बड़ा, आप एक ब्रॉडर सेंस में हम कह सकते हैं कुकबुक्स हमने, और नाम भी यही रखना है आपको, आप चेंज नहीं करेंगे। हाँ, ये नाम आप चेंज कर सकते हैं, आप यहां पे टेस्ट कुकबुक रख लें, कुकबुक 1 रख लें, भूपिंदर रख लें, कुछ भी रख लें। कमांड आपको याद रखनी है, यही कमांड है, ये आपको याद हो जाएगी। देखिए, आपको अगर कुकबुक क्रिएट करनी है तो कमांड क्या होगी, शेफ जनरेट, जनरेट मतलब बनाना, ठीक है। क्या जनरेट करना है,
कुकबुक जनरेट करनी है, आप लिखेंगे कुकबुक और कुकबुक का नाम XYZ। समझ आ गई, आपकी कुकबुक क्रिएट हो जाएगी। अब आपने रेसिपी क्रिएट करनी है तो यहां पे शेफ जनरेट रेसिपी और रेसिपी का नाम, कमांड कॉमन है तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कुकबुक बनानी है तो भी यही कमांड है शेफ जनरेट, अगर रेसिपी बनानी है तो भी यही कमांड है शेफ जनरेट। बस यहां पर रेसिपी लिखा आएगा और रेसिपी का नाम। कुकबुक बना रहे तो कुकबुक लिखना है और कुकबुक का नाम। समझ आ गई बात। अब आपने यहां पे एक कुकबुक क्रिएट कर दी टेस्ट कुकबुक के नाम से। ये आपने कहां क्रिएट करी, इस कुकबुक के अंदर जाने के बाद आप पहले यहां से अंदर आए और इसके अंदर आपने एक कुकबुक क्रिएट करी है। बात आपको समझ आ रही है। देखें ये मेरी लिनक्स मशीन है, इसके अंदर मैंने एक कुकबुक बनाया, कुकबुक्स। ये इस कुकबुक्स के अंदर मैंने एक और कुकबुक बनाई जिसका नाम था टेस्ट कुकबुक, और इस कुकबुक के अंदर अब मैं रेसिपी बनाऊंगा। ठीक है, तरह तरह की रेसिपी बनाऊंगा। ऐसे ही मैं एक और कुकबुक बना सकता हूं, मैं एक और कुकबुक बना सकता हूं। यहां पे सपोज मैंने जो कुकबुक बनाई है वो मेरी फेसबुक एप्लीकेशन से रिलेटेड कोड पड़ा हुआ है। यहां पे जो मैंने कुकबुक बनाई है इसमें व्हाट्सएप के कोड पड़े हुए हैं। तो इस तरीके से तरह तरह की मेरे पास कुकबुक बनी हुई है और उनके अंदर रेसिपी पड़ी हुई है। और ये एक बड़ी कुकबुक है जिसके अंदर ये सारी कुकबुक पड़ी हुई है। समझ आ रही है बात। इसे आप अलमारी की तरह समझें कि एक अलमारी है, अलमारी के अंदर किताबें हैं और किताबों के अंदर चैप्टर है। ठीक है, तो अलमारी अपने आप में कुछ नहीं है, वो कुकबुक को रखने की ही चीज है। तो यहां पे इसका नाम कुकबुक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब आपने क्या करना है, जब ये कुकबुक बन जाएगी आपकी, तो अब हम इसे चेक करेंगे कि ये बनी है कि नहीं बनी है। उसके लिए हमारे पास एक यूटिलिटी होती है ट्री, है ना, लिनक्स के अंदर। तो ये बाय डिफॉल्ट होती नहीं है, हमें इंस्टॉल करनी पड़ती है। वहां पे होती है बट इंस्टॉल आपको करनी पड़ेगी, डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। तो आप इसे पहले इंस्टॉल कर लें, yum install tree -y, तो ट्री आपका इंस्टॉल हो जाएगा। जब आप ट्री कमांड टाइप करेंगे तो आपको पूरा एक ट्री नजर आएगा, जहां पे आपको रेसिपी नजर आएंगी, रेसिपी के अंदर एक डिफॉल्ट रेसिपी नजर आएगी default.rb करके, और आप कुकबुक नजर आएंगी, आपने कुकबुक बनाई है, टेस्ट कुकबुक बनाई है, ये आपको नजर आएगी। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें उस ट्री में आपको नजर आएंगी। ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको नजर आएंगी जो मैं आपको लैब में दिखाऊंगा। तो आई होप यहां तक की ये लैब आपको समझ आ गई होगी। अब आगे की बात करते हैं। तो अब देखें यहां पे, देखें ट्री तक हो गया। इसके बाद अब आपने क्या करना है, मेरी टेस्ट बुक कुकबुक जो है ये क्रिएट हो गई है। देखें आप एक चीज याद रखिएगा कि सिर्फ अब जब हम रेसिपी क्रिएट करेंगे तो हम टेस्ट कुकबुक के अंदर जाएंगे। ठीक है, मैं चेंज डायरेक्टरी कर रहा हूं। अभी तक मैं कहां पे था, कुकबुक्स के अंदर में था, सारा काम मैंने कुकबुक्स के अंदर किया है। लेकिन अब जब मैंने क्या किया, देखिए आप बात को समझे, ये मेरी एक बड़ी कुकबुक है। ठीक है, मेरी बिल्डिंग जो है, इस कुकबुक्स के अंदर मेरे पास और कुकबुक पड़ी हुई है। ठीक है ना, तो ये मेरे पास और कुकबुक्स हैं। अब इस कुकबुक के अंदर मैंने रेसिपी बनानी है, तो जब आप रेसिपी बनाएंगे तब आप इस कुकबुक के अंदर जाएंगे, अदरवाइज बाकी सारा काम आपको इस कुकबुक में रह के करना है। ठीक है, इससे बाहर आके करना है। लेकिन जब आप रेसिपी बनाएंगे तो आपको इस कुकबुक के अंदर जाना पड़ेगा, तब आप उसके अंदर रेसिपी बना पाएंगे, अदरवाइज तो वो बाहर बन जाएगी। तो आपने क्या करना है, अब क्योंकि हमें रेसिपी बनानी है तो हम इस टेस्ट कुकबुक के अंदर जाएंगे। तो चेंज डायरेक्टरी टेस्ट कुकबुक करोगे तो आप किसके अंदर आ जाओगे, टेस्ट कुकबुक के अंदर आ जाओगे। अंदर आने के बाद अब आप रेसिपी क्रिएट करो ताकि हम इस कुकबुक के अंदर रेसिपी क्रिएट कर पाए। तो कमांड क्या है, शेफ जनरेट रेसिपी और रेसिपी का नाम कुछ भी आप ले सकते हैं, रेसिपी 1 ले सकते हैं, टेस्ट रेसिपी ले सकते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं। जैसे ही आप ये कमांड चलाएंगे, एंटर करेंगे, रेसिपी क्रिएट हो जाएगी। आप ट्री करके देखेंगे तो ट्री में आपको रेसिपी नजर आएगी, डिफॉल्ट रेसिपी के साथ जो भी रेसिपी का नाम आपने दिया है वो भी नजर आएगी। और आगे .rb भी लिखा होगा। .rb का मतलब रूबी लैंग्वेज है। ठीक है, जैसे .pdf होता है, .docx होता है डॉक्यूमेंट फाइल के लिए, ऐसे यहां पे .rb लिखा होगा। अब ये काम करने के बाद आपको इससे बाहर आ जाना है, क्योंकि अब सारा काम बाहर होएगा। सिर्फ रेसिपी बनाते टाइम आपको अंदर जाना है, ये बात ध्यान रखिएगा, कोई नहीं बताएगा आपको। रेसिपी बनाते टाइम सिर्फ अंदर जाना है, बाकी सारा काम बाहर आके करना है। तो बाहर आने की कमांड क्या होती है, CD स्पेस देके 2 बार डॉट लगा दो तो हम टेस्ट कुकबुक से बाहर आ जाएंगे, अपनी नॉर्मल कुकबुक के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब सारा काम आपको इसके बाहर आके करना है, कुकबुक्स के अंदर करना है। यहां आने के बाद VI किस लिए होता है आपको पता है, ये एक एडिटर होता है। फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, फाइल को एडिट भी कर सकते हैं। तो क्योंकि रेसिपी जब हमने बनाई, जब हमने शेफ जनरेट रेसिपी करी और उसका नाम रखा, तो एक डिफॉल्ट रेसिपी बन चुकी है।
वो अपने आप बन चुकी है, अब हमें उसे एडिट करना है। तो हम क्या करेंगे, उस डिफॉल्ट रेसिपी, सॉरी डिफॉल्ट कह रहा हूं, जो रेसिपी बनी है, सपोज यहां पे हमने रेसिपी 1 लिख लिया फॉर एग्जांपल, या कोई भी नाम हम रख लें, तो रेसिपी 1 हमारी क्रिएट हो गई है। अब उस रेसिपी 1 को हम ओपन करेंगे और उसमें अपना कोड लिखेंगे। तो उसे ओपन करने का तरीका क्या है, वी के थ्रू हम ओपन करेंगे, और ये उसका पाथ है, ये एब्सोल्यूट पाथ है उसका कि भाई हमें वहां तक पहुंचना कैसे है। सबसे पहले टेस्ट कुकबुक के अंदर जाएंगे, जो हमारी ये वाली कुकबुक है। इसके अंदर जाने के बाद रेसिपी नाम का इसके अंदर एक फोल्डर होता है, ठीक है, वो डिफॉल्ट फोल्डर होता है। तो हमें रेसिपीज डालना है, टेस्ट कुकबुक रेसिपीज, और जो आपने रेसिपी का नाम रखा है, सपोज आपने टेस्ट रेसिपी .rb तो आपको लिखना ही पड़ेगा, नाम में आपको रखने की जरूरत नहीं है, पर .rb लिखना पड़ेगा जब आप उसको एडिट करना चाहते हैं एडिटर के थ्रू। तो आप उसका नाम .rb लगा दें और ओपन करें, एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें पहले से कुछ लिखा हुआ होगा। उसमें आगे जाके आपने उस एडिटर में ये सिंटैक्स या कोड आप कह लें, ये आपको एंटर करना है, ठीक है। ये कोड क्या है, यही रूबी लैंग्वेज है, यही रूबी का कोड है कि कैसे लिखा जाता है, और आपको सब समझ आ जाएगा, कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, बड़ा आसान है, और नेट पे ऑलरेडी अवेलेबल भी है। जब आप रियल टाइम में काम करेंगे तो ऐसा नहीं है कि सारा आपको बनाना ही पड़ेगा, आपको पहले से बने बनाए मिल जाएंगे, या आपके सीनियर ने बना के रखे होंगे पहले से, जो वो काम करते थे। तो धीरे धीरे बंदा हैबिचुअल हो जाता है। तो इसमें रटने वाला या बहुत ज्यादा सीखने वाला कुछ नहीं है कि हम कैसे करेंगे। अब देखिए, जैसे ये छोटा सा कोड है, ये कोड क्या है, मैंने आपको बताया, शेफ होता है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल, कि भाई एक साथ मुझे 50 सर्वर्स को या 100 सर्वर्स को अपडेट करना है, तो मुझे कोड क्रिएट करना पड़ेगा, वो कोड हम सब पे रन करा देंगे तो सारी फाइलें अपडेट हो जाएंगी। यही काम था शेफ का। अब यहां पे मैंने एक कोड दिया कि एक फाइल क्रिएट करो। ये फाइल जो है ये रिसोर्स है, रिसोर्स क्या होता है वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। ये फाइल क्या है, ये एक रिसोर्स है। रिसोर्स आप ऐसा कह लें कि जो जो चीजें हम बना सकते हैं उसे हम रिसोर्स कहते हैं, या जो जो चीजें हमारे काम आती हैं बनाने में, तो उन्हें हम रिसोर्सेज कहते हैं, जो पहले से डिफाइन है। ये फाइल पहले से डिफाइन है कि आपने फाइल बनानी है तो आपको ये फाइल ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहां पे फाइल लिखेंगे, और आप किस नाम से बनाना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा जी रूट डायरेक्टरी के अंदर मैं माई फाइल नाम से बनाना चाहता हूं, तो मैं रूट डायरेक्टरी के लिए / लगा के माई फाइल लिखूंगा इन्वर्टेड कॉमा में। ये डबल कोमा भी हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे डू का मतलब बना दो, ठीक है। ये इस कमांड को लिखने का तरीका है, ये इस लैंग्वेज में ऐसे ही लिखा जाता है। डू का मतलब बना दो, एक्शन का मतलब क्रिएट कर दो, है ना, एक्शन का मतलब आप उसे क्रिएट कर दो। तो अब हमने कहा कि पहले, और ये इसी सीक्वेंस में करना है, पहले एक फाइल बनाओ, तो पहले एक फाइल बनेगी माई फाइल के नाम से रूट डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। आप ls करके चेक करोगे तो आपको नजर भी आएगी माई फाइल नाम से, क्यों, क्योंकि मैं उसे रूट डायरेक्टरी के अंदर बना रहा हूं। तो मैं कहता हूं जी पहले एक माई फाइल बनाओ, बनाने के बाद उसमें एक कंटेंट लिख दो, वेलकम टू टेक्निकल गुफ्तगू। कंटेंट लिखने के बाद आप इस फाइल को क्रिएट कर दो। अभी आपने फाइल एक बनाई है, क्रिएट नहीं करी है, परमानेंट अभी मतलब एग्जीक्यूट नहीं करी है, तो अब आप उसे क्रिएट कर दो। अब वो फाइल क्रिएट हो जाए, आप कोड को एंड कर दो। तो ये तरीका है रूबी में कोड को लिखने का, बड़ा आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। जब हम बार बार करेंगे हमें समझ आ जाएगा। अब सवाल ये आता है कि सर ये कोड हो सकता है मैं आगे पीछे कर दूं, मैं गलत कर दूं, तो मुझे थोड़ी हेल्प मिल जाए, कोड आप कहीं लिख दें। तो ये जितने भी कोड मैं अपनी लैब में इस्तेमाल करूंगा आपको मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से कॉपी करें, लैब में इस्तेमाल कर लें, कोई टेंशन आपको नहीं होने वाली है। मैं सब कुछ बिल्कुल आसान तरीके से आपको देने की कोशिश करूंगा। आपको सारे कोड URL सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको, तो वहां से कॉपी कर लें, ठीक है। तो आप वहां से कॉपी करके सीख लें। तो आप इस कोड को लिखने के बाद अब आप एडिटर से बाहर आ जाओगे, कोलन लगा के WQ लिखकर, है ना, WQ से हम VI एडिटर से बाहर आते थे, लिनक्स में पढ़ा चुका हूं। अब बाहर आने के बाद अब मैं चेक करना चाहता हूं मैंने जो कोड लिखा है उसमें कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर होगा तो ये बता देगा। कमांड क्या है, चेक स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन का SPEC आप लिख दो। रूबी लैंग्वेज में क्योंकि हमने लिखा है, और -C का मतलब चेक करना है। क्या चेक करना है, ये जो रेसिपी मैंने बनाई है इसके अंदर का कोड चेक करना है। तो वो जो रास्ता है वो मुझे बताना पड़ेगा, टेस्ट कुकबुक, उसके अंदर रेसिपी, और ये कहां से मिलेगा, देखिए यहां पे ये जो कोड है यही सेम, ये जो आपने पाथ बताया है यही पाथ आपको यहां पेस्ट करना है। तो आपने चेक स्पेसिफिकेशन रूबी -C, ये आपको याद हो जाएंगे, आपको परेशान नहीं होना है कि इतना सब मैं कैसे याद रखूंगा। आप 2-3 बार लैब करें, ट्रस्ट में आपको याद हो जाएंगी। और उसके बाद ये वाला पाथ आप यहां पेस्ट कर दें, तो आपके पास आउटपुट आएगा कि सिंटैक्स इज ओके, यानी आपने कोड बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। उसके बाद अब आपने इसको रन कराना है। देखिए आप एक बात समझे कि जो मेरा वर्क स्टेशन होता था, ये मेरा मेरा यहाँ पे नोड होती थी, यहाँ पे मेरा शेफ क्लाइंट होता था,
ठीक है। शेफ क्लाइंट, शेफ क्लाइंट में एक यहां पे नोड के अंदर शेफ क्लाइंट होता है और ओहाई होता है। ओहाई क्या करता है, वो आपकी करंट कॉन्फ़िगरेशन को रखता है, ठीक है। ओहाई क्या करता है, वो करंट कॉन्फ़िगरेशन को आपकी स्टोर रखता है, ठीक है। तो करंट कॉन्फ़िगरेशन आपकी स्टोर है यहां पे। अब शेफ क्लाइंट को जब मैं कहूंगा कि भाई ये आपने ये कोड चलाना है या ये फाइल क्रिएट करनी है, तो मैंने क्या बताया था कि शेफ क्लाइंट पहले ओहाई से पता करेगा कि मेरा करंट स्टेटस क्या है, क्योंकि मैं जो फाइल क्रिएट करने वाला हूं कहीं ये पहले से तो नहीं पड़ी। अगर पहले से पड़ी है तो वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कराएगा, ये बात आपको पता है, क्योंकि वो बार बार नहीं उसको एग्जीक्यूट कराता। जो चीज नहीं होती वो सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करता है। मैंने आपको बताया था कि मैं शीशे में जाके देखूंगा, अगर टाई मिसिंग है तो सिर्फ टाई पहनूंगा, शर्ट तो पहले से पहनी है, इसके ऊपर एक शर्ट और क्यों पहनूंगा, ठीक है। तो अब ओहाई में वो गया, उसने देखा कि मेरे पास क्या क्या है। अब जब एक्चुअली ये कमांड जब हम चलाते हैं ना, तो ये काम सारा काम होता है वो अपने आप ओहाई में चेक करता है, फिर उसको एग्जीक्यूट करता है। क्योंकि यहां पर देखें हमने क्या कमांड चलाई है, शेफ क्लाइंट, यानी हम शेफ क्लाइंट को कॉल कर रहे हैं मैन्युअली। अभी ऑटोमेशन नहीं किया हमने, अभी हम मैन्युअली कॉल कर रहे हैं इस कमांड को चला के। हमने शेफ क्लाइंट को कॉल किया। -ZR जो है ये आपका लोकल मशीन के लिए होता है, और जो R होता है ये रन लिस्ट होती है, रन लिस्ट। तो मैं कहता हूं कि आपने रन करना है कुछ और लोकल मशीन में ही करना है, यानी इसी मशीन के अंदर आपने ये काम करना है। तो अब ये क्या करेगा, अपनी लोकल मशीन में पहले ओहाई में चेक करेगा, ओहाई में पूछेगा कि मेरे पास क्या क्या है, ये फाइल बनी हुई तो नहीं है माई फाइल के नाम से पहले से। तो ओहाई कहेगा नहीं बनी हुई है। तो वो क्या करेगा, वो अब यहां पे मैंने रेसिपी को रन कराया, रेसिपी के अंदर टेस्ट कुकबुक, और टेस्ट कुकबुक के अंदर एक टेस्ट रेसिपी है। वो कहेगा कि इस टेस्ट रेसिपी में जो भी कोड पड़ा है उसे आप एग्जीक्यूट करा दो, रन करा दो। तो उसके अंदर तो मैंने ये कोड लिखा है, तो ये कोड क्या होगा, रन हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। और जब ये रन होगा तो क्या क्रिएट होगा, एक फाइल क्रिएट होगी माई फाइल के नाम से, जिसके अंदर ये लिखा होगा। समझ आ रही है बात। तो अब ये उसको रन करा देगा, तो रन कराने से क्या होगा, मेरी ये फाइल माई फाइल के नाम से क्रिएट हो जाएगी। जब आप लिस्ट में रूट डायरेक्टरी के अंदर जाकर चेक करोगे तो आपको माई फाइल भी नजर आएगी, यानी इसने माई फाइल को क्रिएट कर दिया। आप कंटेंट देखना चाहते हो, आप कंटेंट देख लो, कैट और रूट डायरेक्टरी और माई फाइल, आप ये कमांड चलाएं, आपको माई फाइल के अंदर लिखा हुआ वेलकम टू टेक्निकल गुफ्तगू भी नजर आ जाएगा, यानी उसने चला दिया। अब मजे की बात क्या है, जब मैं इसी कमांड को अब दोबारा चलाऊंगा, सेम कमांड मैं रिपीट करूंगा, तो अब की बार कुछ भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो कहेगा अप टू डेट आपको मैसेज आएगा वहां पे। इसका मतलब क्या है कि भैया ये तो पहले से बना हुआ है, माई फाइल बनी हुई है, उसमें कंटेंट पड़ा हुआ है। हाँ, अगर आप कंटेंट में चेंज करते हैं, आप यहां पे लिखते हैं वेलकम टू टेक्निकल गुफ्तगू हाय, और अब आप इसे अपडेट करके अब फिर आप इसको चलाते हैं, तो ये अब इसको अपडेट करेगा। बट अगर बिल्कुल सेम टू सेम लिखा था तो वो उसको अपडेट नहीं करेगा, वो कहेगा ये तो पहले से सब कुछ पड़ा है। तो ये बेनिफिट है शेफ का कि वो बार बार चीजों को ओवरराइट नहीं करता रहता, जब तक कि कोई चेंज नहीं है, कोई नई चीज नहीं आई है, वो उसको ओवरराइट नहीं करेगा। तो ये आपको आई होप समझ आ गया होगा। अब इससे आगे का कोड आपको बता देता हूं। तो अब जरा सेकंड रेसिपी बना के देख लेते हैं, ठीक है। तो सेकंड रेसिपी कैसे बनेगी, मैं सारा आपको एक ही बार में बता रहा हूं, और लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन एक्चुअली इसको लंबा लेक्चर होने पर भी मैं इसको छोटा इसलिए नहीं करना चाहता, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है वो लैब आप एक ही बार में फ्लो में पूरी कर लें, ठीक है। आपको फिर ब्रेक नहीं लेने पड़ेंगे, फिर आपको अगली लैब में उससे आगे का काम समझ में आए ना आए। तो मैं एक ही बार में पूरा फ्लो आपको बता देना चाहता हूं, रेसिपी कैसे क्रिएट होती है, कैसे की जाती है। तो पहले पूरी थ्योरी समझेंगे और उसके बाद हम इसकी लैब करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको ब्रेक करके नहीं बना रहा हूं, क्योंकि आप एक बार पहले पूरी थ्योरी पढ़ लें और उसके बाद जब लैब करने बैठे तो फिर पूरी लैब आप एक ही बार में कर पाए। इसीलिए मैं इस बार ऐसा नहीं कर रहा हूं कि पहले एक चीज कराई फिर लैब करा रहा हूं, फिर थ्योरी कराई फिर लैब करा रहा हूं। मैं इस बार पूरी थ्योरी आपको पहले ही करा रहा हूं, ठीक है। और मैं छोटे लेक्चर, कई बार कई लोगों की ये भी शिकायत होती है कि सर आपके लेक्चर बहुत लंबे होते हैं, थोड़े छोटे कर दो। यार देखो, मेरे लिए तो अच्छा ही है ना, मैं जितने छोटे लेक्चर बनाऊंगा मेरे व्यूज उतने ज्यादा बढ़ेंगे। छोटे छोटे लेक्चर्स मैं दूंगा, जैसे और यूट्यूबर करते हैं 10 मिनट का 15 मिनट का लेक्चर बनाते हैं, और जो चीज 2 लेक्चर्स में पूरी हो सकती है वो उसे 10 लेक्चर में पूरा करते हैं। पर मेरा पर्पस वो नहीं है, ठीक है। मेरा पर्पस ये बिल्कुल नहीं है। मेरा लेक्चर 1 घंटे का 2 घंटे का जैसा कोचिंग सेंटर में होता है, आप जब ट्रेनिंग करने जाते हैं तो वहां 1.5-2 घंटे की पूरी क्लास चलती है। तो आप इसको बिल्कुल ऐसा फील करें कि आप क्लास में बैठे हैं और 1-1.5 घंटे पूरा लेक्चर आपका चल रहा है। मैं पहले समझा रहा हूं, फिर आपको लैब करा रहा हूं। तो मैं आपको बिल्कुल वो फील देना चाहता हूं कि आप रियल टाइम ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे है, फ्री में है तो इसकी क्वालिटी कुछ कम होगी। मैं आपको बिल्कुल वो क्वालिटी देना चाहता हूं जो इंडिया के बेस्ट ट्रेनिंग सेंटर या बेस्ट ट्रेनर्स प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो मैं आपको वो फील देना चाहता हूं, वो तरीका आपको दिखाना चाहता हूं। तो अब
हम लोग अब क्या करेंगे इसमें, देखिए पिछली अभी हमने क्या किया, अभी हमने ये देखा कि एक छोटा सा कोड जो है एक फाइल क्रिएट करने का कैसे लिखा जाता है, या एक रेसिपी आप उसे कह सकते हैं। तो वो रेसिपी कैसे बनती है। अब एक ऐसी रेसिपी हमें बनानी है जिसमें हमें एक साथ दो चीजें करवानी है, एक साथ दो काम कराने हैं, क्योंकि शेफ में जब हम रेसिपी लिखेंगे तो हो सकता है उसमें हमें 4 5 6 7 काम एक साथ करवाने हो। तो अब ऐसी रेसिपी बना के देखते हैं जिसमें एक साथ दो काम हमें करवाने हैं, एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराना है और एक हमें वहां पे एक फाइल क्रिएट करानी है। तो वो कोड कैसे बनेगा वो देखते हैं। देखिए आप अभी जो पिछला काम किया जस्ट उससे आगे ही आपको करना है। अब आप क्या करें अपनी, अभी मैंने आपको क्या बताया कि जब भी हम रेसिपी बनाएंगे तो हम किसके अंदर आएंगे, टेस्ट कुकबुक के अंदर पहले हमें आना पड़ेगा, उसके अंदर रेसिपी क्रिएट होती है, बाकी सारा काम उससे बाहर आके होता है। यह बात आपको मैं बार बार बता रहा हूं। तो अब मैं क्योंकि एक रेसिपी बनाना चाहता हूं तो सबसे पहले मैं टेस्ट कुकबुक के अंदर जाऊंगा, रूट डायरेक्टरी के अंदर, सॉरी बार बार मैं यही बात कहता हूं, आप स्लैश लगाएं ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हालांकि ये सेपरेशन का शेफ जनरेट रेसिपी, रेसिपी 2, ये आपको पता है रेसिपी क्रिएट करने का कमांड है। शेफ लिखना है, शेफ जनरेट, कि शेफ आप ये चीज जनरेट करो, क्या जनरेट करो, रेसिपी। अगर इसकी जगह आप कुकबुक लिख दोगे तो कुकबुक क्रिएट हो जाएगी, यहां रेसिपी लिख दोगे तो रेसिपी क्रिएट होगी। और रेसिपी का नाम लिखना है, रेसिपी लिखो स्पेस देके रेसिपी का नाम लिख दो, उस नाम से रेसिपी क्रिएट हो जाएगी। तो मैंने कहा आप रेसिपी 2 नाम से, ये नेम है रेसिपी का, आप इस नाम से एक रेसिपी क्रिएट कर दो, आपकी रेसिपी क्रिएट हो गई। अब आप बाहर आ जाओ, आपने खाली रेसिपी बनाने के लिए इसके अंदर जाना है। अब आप इससे बाहर आ जाओ, सीडी स्पेस डबल डॉट, स्पेस देके आपको डबल डॉट लगाना, ये याद रखिएगा नहीं तो एरर आएगा। सीडी स्पेस डबल डॉट से आप एक डायरेक्टरी डायरेक्टरी के बाहर आ जाएंगे। तो आप टेस्ट कुकबुक से बाहर आ गए। अब हम कहां पे आ गए, अपनी नॉर्मल कुकबुक में आ गए। अब सारा काम हमें इसी में करना है, ठीक है। अब आप अपने VI एडिटर से इसको ओपन करो, जो रेसिपी आपने क्रिएट की है। देखो नाम तो मैंने रेसिपी 2 लिखा था, लेकिन जब मैं ओपन करूंगा तो recipe2.rb लिखना पड़ेगा। अगर RB नहीं लिखूंगा तो मेरा ये एडिटर का जो पेज आएगा वो नहीं ओपन होगा, रेसिपी का जो मेरा डिफॉल्ट पेज है वो ओपन नहीं होगा। इसलिए याद रखिएगा जब भी आप रेसिपी ओपन करते हैं तो उसके नाम के आगे .rb आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। भले ही आपने नाम में बनाते टाइम लिखा हो ना लिखा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर आपको .rb लिखना है, क्योंकि जो कोड है वो रूबी में लिखा जाता है, ये जो आपने रूबी में लिखा था ये वाला कोड, ठीक है। अब आप जैसे ये कोड, ये कमांड चलाओगे VI टेस्ट कुकबुक स्लैश रेसिपीज स्लैश recipe2.rp, VI एडिटर ओपन हो जाएगा। उस VI एडिटर में आपको जो पहले से लिखा हुआ है उसके नीचे ये कोड लिखना है। ये मेरा सिंटेक्स है, आप इसे कोड कह लें, जो कोड मुझे रन कराना है, ठीक है। ये कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, वहां से कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। और आप अभी भी इसे भी लिख सकते हैं, आप अपने नोट पे इसे खुद से लिखकर खुद से टाइप करके चलाइएगा, चल जाएगा, कोई एरर नहीं आएगा। जो बातों का ध्यान रखना है वो मैं बता दूंगा जिससे एरर ना आए। आपने पहले लिखना पैकेज। अगेन पैकेज क्या है, ये एक रिसोर्स है। रिसोर्स आप ऐसा कह लें जो बाय डिफॉल्ट पहले से प्री प्लान्ड होता है, कि पैकेज का मतलब है ये चीज। जैसे मैं अब कहता हूं कि भाई ये घड़ी है, तो मैंने इसका नाम घड़ी रखा है, मैं चाहता तो इसका नाम पेन भी रख सकता था। अब मैं अगर किसी को कहूं मुझे घड़ी चाहिए तो ऑब्वियसली वो मुझे घड़ी उठाकर ही देगा, वो मुझे पेन उठाकर नहीं देगा, क्योंकि मैंने पहले से डिफाइन कर दिया घड़ी इसको कहते हैं, मार्कर इसको कहते हैं। तो ऐसे यहां पे जब पैकेज है, पैकेज एक रिसोर्स है जो हमने पहले से डिफाइन कर दिया है कि अगर मैं पैकेज कोड के अंदर लिखूंगा तो इसका मतलब है आपने किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। अगर मैं फाइल लिखूंगा इसका मतलब आपको कोई फाइल क्रिएट करनी है, ठीक है। तो ये पैकेज है, पैकेज का मतलब होता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। कौन सा पैकेज इंस्टॉल करना है, ट्री, ठीक है। आप एक ट्री नाम का पैकेज क्या करें, डू कर दें। डू मतलब यहां पर पैकेज इंस्टॉल करना ही है, ठीक है। तो अब आपने एक पैकेज ट्री पे जाएं और उसे क्या करें, इंस्टॉल कर दें। तो देखिए आपने कोड में क्या लिखना है, एक्शन स्पेस, और जो ये कॉलन है, कॉलन इंस्टॉल, यहां स्पेस नहीं आएगा, कॉलन के बाद इंस्टॉल आएगा, इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं है, एक्शन के बाद स्पेस आएगा। तो कोड को कैसे लिखना है वो भी बता रहा हूं, एक्शन स्पेस कॉलन इंस्टॉल। तो आप ट्री को इंस्टॉल कर दो और इसको एंड कर दो, तो यानी एक काम मेरा पूरा हो गया। अब स्पेस देके दूसरा कोड आपने लिखा है इसी के अंदर। अब एक फाइल क्रिएट करो, ये भी अगेन एक रिसोर्स है, मैंने आपको बता दिया। तो अब उसको समझ आ जाएगा रूबी लैंग्वेज में कि फाइल का मतलब फाइल क्रिएट करनी है। तो आप फाइल क्रिएट करो किस नाम से, माई फाइल 2 के नाम से, रूट डायरेक्टरी के अंदर। मैंने फॉरवर्ड स्लैश पहले लगाया, इसका मतलब रूट डायरेक्टरी के अंदर क्रिएट करो, डू कर दो, यानी बनानी है आपको। अब उसके अंदर कंटेंट क्या लिखना है, तो कंटेंट का नाम कंटेंट ही होता है। आप इसमें जो कुछ भी लिखोगे, जितना बड़ा कोड लिखोगे वो उसके अंदर आ जाएगा। ये 1 लाइन का हो सकता है, 10 लाइन का, 100 लाइन का, 500 लाइन का, कुछ भी हो सकता है। बस
बस वो इन्वर्टेड कॉमा में होना चाहिए, या डबल है तो डबल में, सिंगल है तो सिंगल में। इन कोमा के अंदर जो चीज होगी वो एज अ कंटेंट ट्रीट की जाएगी, एज अ जो उसके अंदर मटेरियल है, जो उसके अंदर लिखा हुआ कोड है उसकी तरह ट्रीट की जाएगी, जो भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा, इसके बाहर नहीं होना चाहिए। तो आप पूरा कोड लिख लें, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा से उसे बंद कर दें, ठीक है। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी चलेगा, डबल भी चलेगा। तो अब आपने यहां पे लिखा सेकंड प्रोजेक्ट कोड, ये मेरा कंटेंट है फॉर एग्जांपल। उसके बाद क्या करना है, एक्शन ऑनर ग्रुप एंड। एक्शन का मतलब क्रिएट कर दो, ठीक है। एक्शन में आप लिखेंगे क्रिएट, यहां पर इंस्टॉल करना था क्योंकि ये पैकेज है। पैकेज क्या होता है, सॉफ्टवेयर, उसे क्रिएट नहीं किया जाता, उसे इंस्टॉल किया जाता है। तो यहां इंस्टॉल लिखा है, लेकिन ये फाइल है, इसको इंस्टॉल नहीं करते, इसको क्रिएट करना है, ठीक है ना। तो यहां पे क्या आएगा, क्रिएट आएगा। तो सॉफ्टवेयर या पैकेज जब होगा तो इंस्टॉल आपको लिखना है, जब फाइल होगी तो क्रिएट आपको लिखना है। समझ आ रही है बात। अब अगर आप ये भी डिफाइन करना चाहते हैं इसका ऑनर कौन होगा, इसका ग्रुप क्या होगा, और ये बातें आपको पता है लिनक्स में हमने पढ़ी हुई हैं। अगर आप इसका ऑर्डर रूट रखना चाहते हैं तो रूट कर दें। अगर आपके पास और भी ऑनर हैं या और भी आपके ग्रुप बने हुए हैं, सपोज आपका कोई ग्रुप बना हुआ है डेवलपर के नाम से, तो आप यहां पे डेव भी लिख सकते हैं। तो आप जिस भी ऑनर का हिस्सा बनाना चाहते, जिसको भी ऑनर बनाना चाहते हैं इसका, या जिसको भी इस फाइल का, या जिसको भी इस फाइल को जिस भी ग्रुप का मेंबर बनाना चाहते हैं, वो आप यहां पे डिफाइन कर दें। तो हमने यहां पे क्या किया, हमने ऑनर रूट बना दिया है और ग्रुप भी रूट बना दिया है, क्योंकि हमारे केस में अभी और हमने ग्रुप क्रिएट नहीं किए हुए। और आप इसे एंड कर दें। अब ये दो अलग कोड है, एक है सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने का, एक है फाइल को क्रिएट करने का। इन दोनों को करने के बाद हम VI एडिटर से बाहर आ जाएंगे, कॉलन WQ लगा के बाहर आ गए। अब बाहर आने के बाद हमने क्या करना है, हमने शेफ क्लाइंट को कॉल करना है। अब शेफ क्लाइंट क्या करेगा, आप देखें जरा, ये मेरा शेफ क्लाइंट है, ठीक है ना। मेरा जो नोड है, यहां पे मेरा सर्वर पड़ा हुआ है, शेफ सर्वर, ठीक है। यहां मेरा शेफ सर्वर पड़ा है। अब शेफ क्लाइंट क्या करेगा, अब मैंने शेफ सर्वर के पास जो है, मैंने अपनी जो रेसिपी है, जो कुकबुक है, वो मैंने अपलोड कर दी। और कुकबुक के अंदर क्या पड़ा है, ये वाला कोड पड़ा हुआ है जो मैंने लिखा है, ये मेरा यहां पे पड़ा हुआ है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब मैंने शेफ क्लाइंट को कॉल किया, मैनुअली कॉल करवा रहा हूं अभी मैं, ठीक है। तो मैं उसके लिए कमांड क्या है, ये वाली कमांड है। तो मैंने शेफ क्लाइंट को कॉल किया, तो शेफ क्लाइंट क्या करेगा, पहले ओहाई के पास जाएगा, अपना स्टेटस चेक करेगा, और स्टेटस चेक करने के बाद वो इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा और देखेगा कि क्या जरूरत है या नहीं है। अब शेफ क्लाइंट को मैंने कॉल किया इस कमांड से, आपको ये कमांड मैं समझा चुका हूं। अब कमांड से कॉल करने के बाद क्या होगा, शेफ क्लाइंट इसको इंस्टॉल करेगा और इस फाइल को क्रिएट करेगा। लेकिन अगर आपको याद हो तो ट्री तो मैं पहले इंस्टॉल कर चुका हूं लैब के अंदर, है ना। तो अगर मैंने वो पहले से इंस्टॉल किया है तो वो इसको दोबारा इंस्टॉल नहीं करेगा और आपको आउटपुट में दिखाएगा अप टू डेट। इसका मतलब ये पहले से पड़ा हुआ है। और एक फाइल क्रिएट कर देगा myfile2 के नाम से, जो आपको ग्रीन कलर से नजर आएगी। अगर कुछ भी ग्रीन कलर से आपको आउटपुट में नजर आ रहा है ये कमांड चलाने के बाद, इसका मतलब ये चीज उसने क्रिएट की है। और अगर ग्रीन कलर से नजर नहीं आ रहा है, यानी वो पहले से था, उसमें अप टू डेट उसके आगे लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। छोटी छोटी बातें जो आपको काम करते हुए खुद समझ आ जाएंगी। अब आप जब अपनी फाइल चेक करेंगे, कैट स्पेस रूट डायरेक्टरी और उसके अंदर myfile2, तो आपको myfile2 का कंटेंट नजर आ जाएगा, जो भी आपने लिखा होगा। जैसे आपने यहां लिखा है सेकंड प्रोजेक्ट कोड, इसका मतलब मेरी फाइल क्रिएट हो गई है। अब क्योंकि मेरा ट्री ऑलरेडी था तो उसने इंस्टॉल नहीं किया, तो अब मैं ये चेक करना चाहता हूं कि ट्री अगर मैं नहीं है तो क्या ये इंस्टॉल करेगा। तो उसके लिए क्या करें, पहले आप ट्री को अनइंस्टॉल कर दें। तो उसकी कमांड क्या होती है, yum remove tree और -y, ट्री रिमूव हो गया। अब आप दोबारा इस कमांड को रन कराएं। जब आप दोबारा इस कमांड को रन कराएंगे तो क्या होगा, अब की बार ट्री इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन ये फाइल क्योंकि पहले से पड़ी थी तो इस बार ये क्रिएट नहीं होगी और यहां पे लिखा आएगा अप टू डेट। समझ आ रही है बात। यानी ये चीज कैसे पता चल रही है, उसको ओहाई से पता चल रही है। ओहाई बता रहा है कि यार ट्री तो ठीक है मेरे पास नहीं है, ये तो अनइंस्टॉल हो गया है, इसे तो तुम अपडेट कर लो, लेकिन ये जो फाइल तुम बता रहे हो ना myfile2 के नाम से, ये पड़ी हुई है मेरे पास, इसको अब दोबारा आपको कॉपी करने की या मेरे अपने सिस्टम में अपडेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या करेगा, ट्री को तो इंस्टॉल कर देगा, माई फाइल को रहने देगा, क्योंकि माई फाइल यहां पहले से पड़ी हुई है, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई। तो शेफ क्लाइंट इस तरीके से काम करता है, जो चीजें नहीं है उन्हें वो अपडेट कर लेता है, जो है उन्हें वो लिख देता है अप टू डेट है, ये मेरे पास पहले से है, और वो खुद को इस तरीके से अपडेट करता रहता है। अभी मैं मैनुअली करके दिखा रहा हूं, आगे हम इसको ऑटोमेट कर देंगे। यानी जब मैं इसको अनइंस्टॉल करूंगा इस ट्री को, तो वो अपने आप उसको इंस्टॉल कर लेगा,
ठीक है, मुझे उसे ये कमांड देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, धीरे धीरे हम उस चीज पर जाएंगे। आई होप आपको पिक्चर क्लियर हो रही होगी हम क्या करने वाले हैं। इन कोड को लेके घबराने की जरूरत नहीं है, ये कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आप बस इतना याद कर लें, इंटरव्यू में कोई आपसे पूछेगा तो ये छोटे मोटे कोड आप याद कर लें, बड़े आसान है, इतने मुश्किल नहीं है कि आपको कोई डर लगे। ठीक है, तो यहां तक अब हम कर लेते हैं, अब इससे आगे की चीज हम देखते हैं। ठीक है, अब अपाचे सर्वर कैसे इंस्टॉल करना है जरा ये भी देख लेते हैं कि रेसिपी बना के अपाचे सर्वर अगर मुझे इंस्टॉल करना है अपने शेफ क्लाइंट के ऊपर, नोट के ऊपर, तो कैसे किया जाएगा। तो देखिए उसके लिए क्या करना है, अभी तक हमने जो जो चीजें बनाई हुई है, हमने एक कुकबुक बनाई हुई है टेस्ट कुकबुक। अब मैं उसके अलावा एक और कुकबुक क्रिएट करना चाहता हूं जिसका नाम है अपाचे कुकबुक। ठीक है, तो अब इसके लिए मुझे टेस्ट कुकबुक पे नहीं जाना क्योंकि ये तो मैं कुकबुक बना रहा हूं, रेसिपी तो नहीं बना रहा। जब रेसिपी बनाते हैं तब कुकबुक के अंदर जाते हैं, तो अभी मैं कुकबुक में ही रहूंगा और यहां रहकर, कुकबुक क्या है, मेरा जो बड़े वाला फोल्डर था कुकबुक्स के नाम से, है ना, इसके अंदर मैंने बहुत सारी कुकबुक्स बनाई हुई थी, जैसे एक टेस्ट कुकबुक के नाम से थी, है ना, टेस्ट कुकबुक। अब मैं इसके अंदर एक और कुकबुक बना रहा हूं जिसका नाम है अपाचे कुकबुक। तो उसके लिए मुझे इसी कुकबुक में रहना पड़ेगा, इसके अंदर जाने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि मैं इस कुकबुक के अंदर बना रहा हूं अपाचे कुकबुक। तो अब मैं ये एक और कुकबुक क्रिएट कर रहा हूं जिसका नाम है अपाचे कुकबुक। तो इसकी कोड क्या होगा, शेफ जनरेट कुकबुक और उसका नाम, तो मैंने नाम दे दिया अपाचे कुकबुक क्योंकि इसके अंदर मैंने वो कोड डाला जिससे कि अपाचे सर्वर इंस्टॉल होगा। अब मैं ls करके देखूंगा तो मुझे ये कुकबुक भी नजर आएगी, अपाचे कुकबुक। मुझे दो कुकबुक नजर आएंगे, एक जो पहले से बनाई थी टेस्ट कुकबुक और दूसरी अब मेरी अपाचे कुकबुक। इसके बाद अब मैं इस अपाचे कुकबुक के अंदर जाऊंगा क्योंकि रेसिपी लिखनी है तो इसके अंदर जाना पड़ेगा। अब मुझे रेसिपी इसके अंदर लिखनी है, इसके अंदर रेसिपी क्रिएट होगी, तो इसीलिए मैं इस कुकबुक के अंदर जाऊंगा, चेंज डायरेक्टरी अपाचे कुकबुक, इससे मैं इस कुकबुक के अंदर आ जाऊंगा। अंदर आ गया, अब मैंने रेसिपी क्रिएट करनी है, शेफ जनरेट रेसिपी और रेसिपी का नाम, रेसिपी का नाम सपोज मैंने रख दिया अपाचे रेसिपी। अब अपाचे रेसिपी रखने के बाद मेरी रेसिपी क्रिएट हो गई। कैसे पता चलेगा, आप ट्री कमांड चलाएं, ट्री कमांड चलाएंगे तो आपको दिखेगा वहां पे जो रेसिपी है उस ट्री में आपको जो रेसिपी वाली जगह है, इस रेसिपी के अंदर आपको कई सारी रेसिपी नजर आएंगी जो जो आपने बनाई है, तो वो आपको ट्री में नजर आ जाएंगी। अब रेसिपी बन गई, अब आपने इस अपाचे कुकबुक से बाहर आना है क्योंकि अब बाकी का काम आपने इसमें आकर करना है। सिर्फ रेसिपी बनाने के लिए हम अंदर जाते हैं, बाकी काम हम बाहर रह के करते हैं। तो अब हम बाहर आ जाएंगे, CD स्पेस डबल डॉट देकर हम इस डायरेक्टरी से बाहर आ जाएंगे अपाचे से। अपाचे से अब हम कहां आ जाएंगे, अब हम आ जाएंगे कुकबुक्स में। ठीक है, तो यहां पे मैं कुकबुक्स के अंदर आ गया, अपाचे कुकबुक से अपनी नॉर्मल कुकबुक्स के अंदर आ गया। अब यहां पे मुझे VI एडिटर रन कराना है। VI एडिटर में ये मेरा रास्ता है जाने का, कहां पे जाने का, रेसिपी में जाने का। अपाचे रेसिपी तक पहुंचने का रास्ता क्या है, पहले आप अपाचे कुकबुक के अंदर जाओ, उसके अंदर रेसिपी नाम का एक डिफॉल्ट फोल्डर होगा, उसके अंदर मेरी रेसिपी पड़ी होती है। तो आप उस रेसिपी के अंदर अपाचे रेसिपी .rb आपको लगाना ही है अगर आप उसके अंदर उसके कोड को चेंज करना चाहते हो। तो अपाचे -रेसिपी क्योंकि ये मेरा नाम था और .rb मुझे लिखना पड़ेगा। वो लिखकर जब मैं एंटर करूंगा, ये पूरा कोड लिखने के बाद जब मैं एंटर करूंगा कमांड लिखने के बाद, तो एडिटर मेरा ओपन हो जाएगा। उस एडिटर में मुझे ये पूरा कोड लिखना है। आप देख के डरना मत अभी, ठीक है, अभी डरना नहीं है, आपको डरना मना है, ठीक है, तो ये डरना नहीं है। और यहां पे इस कोड को मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप वहां से कॉपी कर लीजिएगा, अदरवाइज आप खुद से भी लिखकर देखिएगा अगर आप लिखना चाहते हैं, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। उसके बाद भले ही आप कंपेयर कर लेना मेरे लिखे हुए कोड से डिस्क्रिप्शन में और अपने कोड से कि कहां गलती है। हालांकि कोई गलती नहीं है, आप यहां पे एक लाइन से लिखते चले जाएं, जरूरी नहीं है कि आप इन्हें आगे पीछे स्पेस करें, जनरली इसका एरर नहीं आता है, ठीक है। बस ये फर्क पड़ेगा कि एक्शन के बाद यहां स्पेस देना है, फिर कॉलन क्रिएट, यहां पे आपको स्पेस नहीं देना है। तो यहां पर भी जैसे कॉलन और इनेबल के बीच में स्पेस नहीं देना है, कॉलन और स्टार्ट के बीच में स्पेस नहीं देना है। तो ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। तो अब मैंने ये कोड लिखा है, कोड का मतलब क्या देख लेते हैं। पहले मुझे एक पैकेज यानी कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, उसके बाद एक फाइल क्रिएट करनी है। ये सब मेरे रिसोर्स हैं, पैकेज, फाइल, अभी मैं इसको बता दूंगा, इस कोड के बाद मैं आपको वो चीज बता दूंगा। तो पैकेज एक इंस्टॉल करें। HTTPD किसके लिए होता है, अपाचे सर्वर के लिए, ठीक है। तो पैकेज इंस्टॉल करना है अपाचे सर्वर का, उसको एक्शन क्या करना है, इंस्टॉल कर दो, क्योंकि ये पैकेज है तो इंस्टॉल ही होगा, फाइल होती है तो क्रिएट होती है। एंड कर दो, एक काम हो गया, अपाचे सर्वर इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद क्या करना है, ये
इसी सीक्वेंस में करना है। आप फाइल को पहले क्रिएट नहीं कर सकते कि आप ये कोड पहले लिख दें ये बाद में लिखें, आपको उसी सीक्वेंस में लिखना है जिस सीक्वेंस में आप खुद से रियल टाइम में काम करते हैं। जब तक आपने अपाचे इंस्टॉल नहीं किया आप उसके अंदर फाइल कैसे क्रिएट करोगे? समझ आ रही है बात? तो पहले आप अपाचे इंस्टॉल करें। अपाचे इंस्टॉल होने के बाद अपाचे के अंदर ये एक पाथ होता है जो आपको याद करना पड़ेगा। इसमें कोई तरीका नहीं है क्योंकि अपाचे की फाइल के अंदर अपाचे जब इंस्टॉल हो जाएगा उसके अंदर ये एक फाइल बनती है /root डायरेक्टरी वेरिएबल /www इंटरनेट के लिए /html एक डिफॉल्ट उसमें डायरेक्टरी होती है, आप कह लें जगह होती है जहां पे HTML कोड आपका रन कराया जाता है वेब सर्वर के अंदर, और वहां एक फाइल बनानी है index.html के नाम से। ठीक है, तो ये पाथ आपको पता होना चाहिए, नहीं भी पता है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे रियल टाइम में सब सीख जाते हैं। तो ये एक रास्ता है, आपको फाइल क्रिएट करनी है इस रास्ते के अंदर, यहां जाके HTML के अंदर जाके एक index.html की फाइल आप बना दो। वो HTML कहां मिलेगा? www के अंदर। www कहां मिलेगा? where के अंदर। ठीक है, और वो कहां मिलेगा? रूट डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से आप उस सर्वर में जाके index.html की एक फाइल क्रिएट कर दो। उस फाइल में क्या लिखना है? वेलकम टू टेक्निकल गुफ्तगू, ये कंटेंट हो जाएगा। जो भी कोमा के अंदर आप लिखोगे वो एज अ कंटेंट रीड होगा और आपको नजर आएगा। अब क्या करना है? क्रिएट कर दो इस फाइल को और एंड कर दो। मेरा दूसरा कोड कंप्लीट हो गया। अब मैं 3 कोड एक साथ रन करा रहा हूं, देखें आप। पहला, मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, फिर मैंने फाइल क्रिएट की। तीसरा, जो मैंने इंस्टॉल किया है उसे अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि आपको याद होगा जब हम अपाचे सर्वर इंस्टॉल करते थे उसके बाद हम कमांड चलाते थे httpd on और उसके बाद एक चलाते थे कमांड httpd start, है ना? तो उससे क्या होता था? मेरा सर्वर स्टार्ट हो जाता। आपको याद होगा स्टेटस में वहां पे ऑन दिखाता था। तो इसी तरीके से यहां पे आप क्या करेंगे? सर्विस httpd do कि HTTPD पे आप ये काम करें, आप ये सर्विस जो है इसकी सर्विस पे कुछ काम करना है, तो इसीलिए यहाँ पे सर्विस लिखा गया है। सर्विस का मतलब है अपाचे सर्वर की सर्विस पे मुझे कुछ काम करना है। क्या काम करना है? एक एक्शन लेना है, 2 एक्शन लेने हैं। उसको पहले इनेबल कर दो यानी कि ऑन कर दो और उसके बाद उसे स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो आपने सर्विस पे 2 काम करने हैं, इनेबल करना है और स्टार्ट करना है। तो ये एक्शन में लिखना पड़ेगा, एंड करना पड़ेगा। जब ये कोड आप चेक करने का तरीका क्या है? शेफ एग्जीक्यूट रूबी -c और ये पाथ जो है पूरा ये वाला पाथ जो है ये आप यहां से कॉपी करके यहां पेस्ट कर दें, तो ये चेक हो जाएगा कि ये जो कोड है ये सही है या नहीं है। अगर आउटपुट में सिंटैक्स ओके आ रहा है इसका मतलब कोड बिल्कुल परफेक्ट है। अगर कोई एरर आ रहा है तो वो आपको बता देगा। अगर सिंटैक्स ओके आ गया है तो उसके बाद फाइनल कमांड ये है शेफ क्लाइंट को कॉल करने की। तो हम शेफ क्लाइंट को कॉल करेंगे कि भैया अब आप जो है मेरा ये काम कर दीजिए, मैंने जो कोड लिखा है, रेसिपी लिखी है, इसे आप एग्जीक्यूट कराइए, रन करिए। तो अब क्या करेगा शेफ क्लाइंट? अगेन वो वही काम करेगा, वो अपने ओहाई में चेक करेगा। ये मेरा शेफ क्लाइंट है फॉर एग्जांपल नोड पे, वो अपने ओहाई में चेक करेगा और उसके बाद वो सर्वर पे जाएगा और इस रेसिपी को उठाएगा, जो रेसिपी मैंने बनाई है अपाचे वाली। ठीक है, अपाचे रेसिपी को उठाएगा। अब उठाने के बाद वो जब उसको एग्जीक्यूट कराएगा तो वो अपाचे सर्वर को इंस्टॉल करेगा, एक फाइल क्रिएट करेगा, एक फाइल index.html उसमें ये कंटेंट लिखेगा और उसके बाद सर्विस को स्टार्ट कर देगा। जब ये सारा काम वो कर देगा शेफ क्लाइंट और ओहाई में भी अपडेट कर देगा, उसके बाद आप अपने लिनक्स मशीन का जो आईपी एड्रेस है उसे अपने गूगल क्रोम में ओपन करें। आप देखें आपका वेब सर्वर क्रिएट हो चुका है और आपको ये वेबसाइट पे लिखा हुआ नजर आएगा। उस आईपी एड्रेस को अपने फ्रेंड को भी भेजें, उसे बोलें कि यार इस आईपी एड्रेस को जरा गूगल में सर्च करना क्या दिखता है, उसको भी वेलकम टू टेक्निकल गुफ्तगू दिखेगा। यानी आपने वेब सर्वर क्रिएट कर दिया रेसिपी की हेल्प से। समझ आ रही है धीरे धीरे हम कैसे काम कर रहे हैं? हमने रेसिपी क्रिएट की और रेसिपी की हेल्प से हमने अपने इस नोड को, ये जो हमारा नोड था, इसे हमने क्या बना दिया? इसे हमने एक वेब सर्वर बना दिया, जिसपे हमें क्या नजर आ रहा है वेबसाइट पे? हमें वेबसाइट पे नजर आ रहा है वेलकम टू टेक्निकल गुफ्तगू। यानी ये नोड अब किस तरीके से काम कर रही है? एज अ वेब सर्वर। अब इसी तरीके से 500 सर्वर बनाने हैं मुझे, तो सब पे सेम रेसिपी जो है वो आप रन करा दो और सब पे वो वेब सर्वर बन जाएगा। तो विद इन 2 मिनट या 3 मिनट के अंदर 500 के 500 सर्वर पे कोड रन हो जाएगा और वेब सर्वर बन जाएंगे। तो ये एक तरीका है शेफ के थ्रू सारे काम को ऑटोमेट करने का और बेहतरीन तरीके से जल्दी करने का। उसके बाद फ्यूचर में किसी को भी अगर कोई वेबसाइट बनानी है तो वो ये कोड उठाएगा, इसमें अपना कंटेंट डाल देगा, वेलकम टू टेक्निकल गुफ्तगू की जगह वो अपना कंटेंट लिख देगा और वो रन करा देगा, तो उसका भी वेबसाइट रन हो जाएगा, वहां उसका कंटेंट नजर आएगा। यानी कोड जो होते हैं
हैं वो ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, आपको बस उसका कंटेंट चेंज करना है, बाकी चीजें सेम रहेंगी। अगर किसी को भी अपाचे सर्वर बनाना है तो वो यही कोड लिखेगा, ठीक है, बस उसका कंटेंट चेंज हो जाएगा। समझ आ रही है बात? सो दिस इज द वे कि हमने शेफ पे काम कैसे करना है। तो अब मैं आपको फाइनली अभी मैं रिसोर्सेज और लिखवा दूं, उसके बाद हम लैब पे चलते हैं। तो हमने कोड में कई जगह रिसोर्सेज की बात करी कि ये फाइल होता है, ये एक रिसोर्स होता है ना, और कई सारी चीजें हमने, पैकेज को भी हमने रिसोर्स बताया। तो एक्चुअली में ये रिसोर्स क्या चीज है? रिसोर्स आप ऐसे समझे कि जब हम कोई रेसिपी लिखते हैं तो हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। जैसे जब हम शाही पनीर बनाएंगे तो हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी? पनीर की जरूरत पड़ेगी, मसाले की जरूरत पड़ेगी, है ना, और टमाटर की जरूरत पड़ेगी, प्याज की जरूरत पड़ेगी, इन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो वो हमारे क्या है? रिसोर्स है, जिससे कि रेसिपी तैयार होगी। तो यहां पर वो रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं वो हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि जब भी हम हमारा कोड लिखेंगे तो अगर ये टर्म्स कहीं पर इस्तेमाल हो रही हैं तो हमें समझ जाना है कि ये क्या है, ये हमारा रिसोर्स है जिससे कि हमारी रेसिपी बनेगी। तो रिसोर्स क्या होता है? इट इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ आवर रेसिपी। ये रेसिपी के कंपोनेंट है जो रेसिपी बनाने में काम आएंगे। Used to manage the infrastructure with different kind of states। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने के, हमारे रेसिपी को क्रिएट करने में हमारी हेल्प करते हैं। There can be multiple resource in a recipe। बहुत सारे रेसिपी में मल्टीपल रिसोर्स हो सकते हैं। जैसे अभी पिछला कोड जो मैंने बताया उसमें हमने पैकेज का भी इस्तेमाल किया, फाइल का भी इस्तेमाल किया, है ना। तो इस तरीके से मल्टीपल जो हमारे एक रेसिपी के अंदर मल्टीपल रिसोर्स का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। Which will help in configuring and managing the infrastructure। जो हमारी किस चीज में हेल्प करेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने में। और जो हमें पता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड, तो अभी तक हमने जो कुछ किया, हमने क्या किया? इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड ही तो किया। हमने कोड लिखा और उस कोड की हेल्प से हमने क्या किया? अपाचे सर्वर बना दिया, यही किया। तो हमने क्या किया? कोड से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया। याद आ रही है बात आपको जो थ्योरी में समझाई थी? हमने अभी जो कोड लिखा था जस्ट इससे पहले, उसमें हमने क्या किया? हमने पैकेज इंस्टॉल किया, HTTPD किया था। उससे क्या हुआ? उससे मेरा उस कोड की हेल्प से जो मेरा शेफ क्लाइंट था वहां पे क्या क्रिएट हो गया? एक अपाचे सर्वर क्रिएट हो गया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही क्रिएट हुआ ना, यानी कोड की हेल्प से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया। इसीलिए इसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड, शेफ को। ठीक है, शेफ की बात हम कर रहे हैं। तो शेफ हमारी किस चीज में हेल्प करता है? विद द हेल्प ऑफ कोड वी कैन क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब रिसोर्सेज में क्या क्या चीजें आती हैं, किस किस को रिसोर्स कहेंगे? पहला पैकेज, सर्विस, यूजर, ग्रुप, टेम्पलेट, कुकबुक फाइल, फाइल, एग्जीक्यूट, क्रोन एंड डायरेक्टरी। ये सारी टर्म्स अगर रेसिपी में कहीं भी इस्तेमाल होती हैं तो याद रखना है ये रिसोर्स होता है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, पैकेज क्या होता है? मैनेज द पैकेज ऑन अ नोड। तो पैकेज का मतलब सॉफ्टवेयर, जैसे हम HTTPD पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं या ट्री पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसे हम पैकेज कहते हैं। किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर को हम पैकेज कहते हैं। किसी भी की तरह की सर्विस अगर हम स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम किस रिसोर्स का इस्तेमाल करेंगे? सर्विस का। मैनेज द सर्विस ऑन अ नोड। तो अगर हमें HTTPD सर्विस स्टार्ट करनी है, इनेबल करनी है, तो हम किस रिसोर्स का इस्तेमाल करेंगे? सर्विस का, जो अभी हमने पिछले कोड में किया। यूजर क्या होते हैं? अगर आपने यूजर क्रिएट करने हैं तो आप इस रिसोर्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने ग्रुप क्रिएट करना है रेसिपी के अंदर रेसिपी की हेल्प से तो आप ग्रुप रिसोर्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने टेम्पलेट क्रिएट करना है तो आप टेम्पलेट का इस्तेमाल करेंगे। टेम्पलेट क्या होता है? पहले से प्री कॉन्फ़िगर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। एक सर्वर है, उसका मैं टेम्पलेट बना के रख लूं ताकि अगली बार से उस सर्वर का पूरा कोड ना चलाकर टेम्पलेट रन करा दूं तो वो बन जाए। ठीक है, तो टेम्पलेट उसे कहते हैं। कुकबुक फाइल क्या होती है? ट्रांसफर द फाइल्स फ्रॉम द फाइल्स। ठीक है, सब डायरेक्टरी, ट्रांसफर द फाइल्स फ्रॉम द फाइल सब डायरेक्टरी इन द कुकबुक टू अ लोकेशन ऑन द नोड। तो अगर आपने कोई कुकबुक फाइल ट्रांसफर करनी है तो आप इस रिसोर्स की हेल्प से कर सकते हैं। कोई फाइल क्रिएट करनी है तो फाइल रिसोर्स का इस्तेमाल करेंगे, जो हमने कई बार किया है। एग्जीक्यूट, ये भी एक रिसोर्स है। क्रोन और डायरेक्टरी, ये सब रिसोर्सेज हैं। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप जैसे भी लिखना चाहें लिख लें, ये आपको काम आएंगे। आप नोट्स जरूर बनाएं और नोट्स बनाते टाइम बीच बीच में, लाइनों के बीच में थोड़ी थोड़ी जगह भी छोड़ दें ताकि कुछ फ्यूचर में जब आप लैब करेंगे तो कोई नई चीज अगर वहां नजर आ रही है तो आप अपडेट कर सकें। ठीक है, कोड हालांकि मैंने सब कुछ आपको पहले से बता दिए, पर उनको लिखते टाइम थोड़ी थोड़ी जगह जरूर छोड़ें ताकि फ्यूचर में आप वहां पर कुछ भी नया अपडेट कर सकें। आपके नोट्स ये इतने अच्छे बन जाएंगे कि दुनिया में कहीं नहीं आपको मिलेंगे। आप कहीं भी चले जाएं, डेवऑप्स पे कितने भी साल काम करें, ये आपको हमेशा आपकी हेल्प करेंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, तो अब चलिए चलते हैं अपनी लैब की तरफ और ये जितना काम हमने किया है लैब में करके देखते हैं। तो लो जी, आ गए हम अब अपने लैब के ऊपर और थ्योरी में जो कुछ पढ़ा है जरा आप करके देखते हैं। तो सबसे पहले आप अपने ब्राउजर में AWS फ्री टियर अकाउंट को ओपन करें।
और यहां से आप इसे लॉगिन कर लें माई अकाउंट में जाके, AWS मैनेजमेंट कंसोल। यहां आप लॉगिन करें, पासवर्ड एंटर करें। तो देखिए ये मेरा AWS का मैनेजमेंट कंसोल ओपन हो गया, जिसमें हमें हमारी लिनक्स मशीन क्रिएट करनी है। तो फिलहाल मैं मुंबई रीजन के अंदर हूँ, आप कहीं भी बना सकते हैं, मुंबई में भी बना सकते हैं, कहीं और चाहें। और अब मैं सर्विसेज पे चलता हूँ और फटाफट से एक EC2 मशीन क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं कई बार बता चुका हूँ कैसे क्रिएट करना है, तो मैं इसे थोड़ा सा फास्ट करूंगा। अगर आपको नहीं पता है प्रोसेस तो पुराने वीडियो आप देख सकते हैं। तो रनिंग इंस्टांसेस पे क्लिक करिए, यहाँ लॉन्च इंस्टांसेस पे क्लिक करिए, और यहाँ देखिए मुझे ये लेनी है अमेजन लिनक्स 2। हालांकि आप कोई भी ले सकते हैं, आप ये वाली भी ले सकते हैं, आप रेड हैट एंटरप्राइज भी ले सकते हैं, सारी फ्री हैं। तो हम लोग अमेजन लिनक्स ही ले लेते हैं क्योंकि सारा काम हम इसी पे कर रहे हैं। और T2 माइक्रो फ्री टीयर एलिजिबल है, इसी को ले लें, नेक्स्ट करें। ये सब कुछ एज इट इज रहने दे, बस एक चीज ध्यान से देख लीजिएगा कि ये आपका इनेबल होना चाहिए पब्लिक आईपी, ठीक है। और VPC आपका डिफॉल्ट है, ये ठीक है। और नेक्स्ट करिए। और ये आपकी डिफॉल्ट वॉल्यूम है, इसे भी ऐसे ही रहने दें, नेक्स्ट करें। टैग लगा दें आप एक नेम लिखकर, यहाँ पर लिख दें शेफ सर्वर। तो इस नाम से आप एक सर्वर बना लें। और यहाँ सिक्योरिटी ग्रुप में दो चीज़ें आपको लेनी है, SSH और HTTP, और दोनों को आप एनीवेयर कर दें। और पोर्ट नंबर भी आपको याद होना चाहिए, HTTP का पोर्ट नंबर 80 होता है और SSH का 22 होता है। इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा। रिव्यू एंड लॉन्च पे क्लिक करिए, यहाँ पे लॉन्च पे क्लिक करिए। एक की पेयर बनाने को बोलेगा, नया की पेयर बना लीजिए, नाम दीजिए शेफ की पेयर, और डाउनलोड कर लीजिए। तो ये ऑलरेडी बता रहा है कि इस नाम से बना है, तो हम 1 कर देते हैं, डाउनलोड करते हैं। ये डाउनलोड हो गया है। अब आप लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करें, हमारा इंस्टांस लॉन्च होना स्टार्ट हो गया। व्यू इंस्टांसेस पर क्लिक करें, और यहाँ अभी ये क्रिएट हो रहा है। एक बार ये क्रिएट हो जाए फिर मैं पुट्टी के थ्रू एक्सेस लेके आपको आगे की चीजें दिखाता हूँ। तो लीजिए जी, हमारा ये रेडी हो गया है। और यहाँ पे इसका नाम शेफ सर्वर ना रख के वर्क स्टेशन रखना बेहतर रहेगा, क्योंकि ये हमारा सर्वर नहीं है, शेफ सर्वर अलग चीज होती है। तो ये हमारा क्या है, शेफ वर्क स्टेशन है, तो हम इसका नाम वर्क स्टेशन ही दे देते हैं। अब ये मेरा रेडी हो गया है। अब इसके बाद इसकी ये पब्लिक आईपी आप कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप जाएं अपने पुट्टी जैन पे, ये आपको पता है, अगर नहीं है आपके पास तो आप इसे डाउनलोड कर लें, आपको मिल जाएगा नेट पे। डाउनलोड करें और डाउनलोड पे जाएं, और यहाँ आप ऑल फाइल्स पे क्लिक करें, तब आपको ये की नजर आएगी शेफ की पेयर 1 के नाम से, जो मैंने अभी डाउनलोड की थी। इसे आप ओपन करें। अब यहाँ पे सेव प्राइवेट की पे क्लिक करें, तो ये आपका सेव हो जाएगा। डेस्कटॉप पे आप इसे सेव कर लें, और इसको नाम कुछ भी दे दें, आप शेफ की नाम दे दें और सेव कर लें। अब ये सेव हो गया। अब आप इसको क्लोज कर दें, हमने की जनरेट कर ली है। अब हम पुट्टी पे चलते हैं, ये भी आपको नेट पे मिल जाएगा, हालांकि सब कुछ पहले मैं बता चुका हूँ कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा। आप पब्लिक आईपी यहाँ पेस्ट करिए, SSH पे क्लिक करिए, ऑथ पे जाइए। यहां से अब जो की मैंने अभी डेस्कटॉप पे सेव की है उसको यहां से सिलेक्ट कर लीजिए, शेफ की के नाम से। .ppk लिखा होगा एंड में, ओपन करिए, यहाँ पे ओपन करिए। यहाँ पे इस तरह के वार्निंग आएगी, इसे यस कर दीजिए। इसे थोड़ा सा फॉन्ट साइज को बड़ा कर लेते हैं, तो चेंज सेटिंग में चलते हैं, अपीयरेंस पे चलते हैं, चेंज करते हैं, और यहाँ 18 करके ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे EC2 हाइफन यूजर से लॉगिन होना पड़ेगा, तो आपको EC2 हाइफन यूजर ही करना है। तो मैं लॉगिन हो गया हूँ, लेकिन अभी मैं नॉर्मल यूजर हूँ, ये डॉलर का साइन होता है नॉर्मल यूजर। तो मैं sudo su कमांड चलाऊंगा, एंटर करूंगा, तो ये देखें ये डॉलर का साइन हैश में बदल गया, यानी अब मैं रूट यूजर बन गया। यहाँ पे लिखा भी है रूट यूजर, देखें यहाँ क्या लिखा है, EC2 यूजर, और यहाँ रूट यूजर। तो अब मैं रूट यूजर बन गया हूँ। अब सबसे पहले मैं अपडेट कर लेता हूँ अपनी मशीन को, तो यम अपडेट -y आप कमांड चला दें और एंटर करें। तो ये देखें ये सारा पैकेज अपडेट हो रहा है, सब कुछ अपडेट हो रहा है, जो जो चीजें इसके अंदर पड़ी हैं। तो ये मेरा पैकेज अपडेट हो गया। थोड़ा सा टाइम लगता है इसे अपडेट होने में, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आप इसे मिनिमाइज कर लें, इस मशीन को मिनिमाइज करें, और अब आप जरा अपने गूगल क्रोम के ऊपर चलें, जो भी आपका ब्राउजर है, और वहां पे आप सर्च करें chef.io, या SH कर लें आप, तब भी IO पे ही ये हमें ले जाएगा। तो मैं chef.sh करता हूँ। यहाँ पे देखें आपको डाउनलोड का ऑप्शन नजर आ रहा है, देखें यहाँ पे, इस पे आप क्लिक करें, तो ये आपको SS से देखो IO पे ले गया अपने आप, ठीक है ना। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है।
यहां पे अब ये इन्होंने पूरा चेंज कर दिया एक्चुअली। अब यहां देखें, आपको नीचे शेफ वर्क स्टेशन नजर आ रहा है, आप डाउनलोड शेफ वर्क स्टेशन पे क्लिक करें तो यहां पे देखें ये पेज ओपन होगा इस तरीके से। यहां आपको उबुंटू के वर्जन नजर आ रहे हैं, लेकिन हमें, क्योंकि हमारी जो अमेजन लिनक्स मशीन होती है वो रेड हैट के अंडर में आती है, तो ये वाला हमें लेना पड़ेगा, रेड हैट एंटरप्राइज, इसको सिलेक्ट करें। और यहाँ पे आप कोई भी ले सकते हैं, आप 8 वाला वर्जन भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, तो हम हमारे केस में 7 सिलेक्ट कर लेते हैं, रेड हैट लिनक्स 7। इसको डाउनलोड पे क्लिक करिए। तो ये आपका डाउनलोड होने लगेगा। ठीक है, अगर डाउनलोड नहीं हो रहा है उससे पहले ये आपसे नाम वाम पूछेगा, आपकी ईमेल आईडी पूछेगा, तो आप उसे वो बताएंगे, वो भी हो जाएगा। तो अब हमें इसे डाउनलोड नहीं करना है यहाँ पे, तो मैं इसे पॉज कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इसे डाउनलोड यहाँ नहीं करना, लिनक्स पे करना है। तो मुझे तो इसका यूआरएल चाहिए, तो वो कैसे मिलेगा? अब ये जो फाइल डाउनलोड हो रही है, ये कहाँ पे डाउनलोड होती है? ये आपके क्रोम में यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे, जो 3 डॉट बने हुए हैं, तो यहाँ डाउनलोड का एक ऑप्शन आपको नजर आएगा, इस पे आप क्लिक करें। तो ये जो फाइल आपकी डाउनलोड हो रही है, देखिए ये यहाँ नजर आ रही है। अब इसका ये यूआरएल है, HTTPS से स्टार्ट होगा, ये इसका यूआरएल है। इसके ऊपर कर्सर को लेके जाएं और माउस का राइट क्लिक करें, तो यहां पर कॉपी लिंक एड्रेस का ऑप्शन होता है, जिससे कि ये लिंक आपका कॉपी हो जाएगा। तो मैंने इसे कॉपी कर लिया है। अब मैं अपनी मशीन पे चलता हूं, लिनक्स मशीन पे, और यहां आकर मैं पहले टाइप करता हूं wget। wget होता है किसी भी यूआरएल को डाउनलोड करने के लिए, स्पेस दें और माउस का राइट क्लिक कर दें, ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो ये देखें, ये पेस्ट हो गया, पूरा यूआरएल पेस्ट हो गया है। एंड जो होगा वो डॉट आरपीएम से होगा, यानी रेड हैट पैकेट मैनेजर। तो ये आपको दिख जाएगा मैंने क्या डाउनलोड किया है। मैं शेफ डॉट आईओ से फाइल में जाकर शेफ वर्क स्टेशन डाउनलोड कर रहा हूँ, जिसका वर्जन क्या है, 20.7.96। तो मैं ये डाउनलोड कर रहा हूँ। तो अब मैं एंटर दबाता हूँ, तो ये देखें ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है, और ये 100% हो गया। देखिए फटाफट से डाउनलोड हो गया लिनक्स में, 111 एमबीपीएस की स्पीड से, देख रहे हैं आप यहाँ पे नजर आ रहा है। तो बड़ी फास्ट होता है लिनक्स में सारा काम। और ये डाउनलोड हो गया है। अब मैं जरा कंट्रोल एल करके क्लियर कर लेता हूँ। अब मैं एलएस करता हूँ यहाँ पे और देखता हूँ, तो मुझे ये देखे पूरा ये शेफ वर्क स्टेशन डाउनलोड हो रखा है, मुझे नजर आ रहा है, रेड कलर से नजर आ रहा है डॉट आरपीएम में। अब मुझे इसे इंस्टॉल करना है, तो क्या कमांड है, यम इंस्टॉल, और उसके बाद ये जो लिखा है इसे आप यहां से सिलेक्ट करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें, माउस का राइट क्लिक करके, तो अपने आप पेस्ट हो जाएगा। या फिर एक और तरीका है, आप थोड़ा शेफ हाइफन तक लिख लें या डब्लू तक लिख लें, उसके बाद कीबोर्ड का टैप बटन प्रेस कर दें, तो ये आगे का जो कमांड है वो अपने आप पेस्ट कर देगा, जो भी चीज पहले से पड़ी होती है उसको कंप्लीट कर देता है। तो टैप बटन जो होता है कीबोर्ड का, उससे भी आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप हाइफन वाई लगा दें स्पेस देके और एंटर कर दें, तो आपका ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए ये मेरे पास यहाँ पर आ गया कि इसने इंस्टॉल्ड कर दिया है शेफ वर्क स्टेशन को। ठीक है, अब मैं इसे चेक भी कर लेता हूँ, कंट्रोल एल करके पहले क्लियर स्क्रीन कर ले। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ विच शेफ, तो ये देखिए ये दिखा रहा है कि रूट डायरेक्टरी के अंदर बिन है और बिन के अंदर आपका शेफ पड़ा हुआ है। तो मेरा ये इंस्टॉल हो गया। अगर मैं वर्जन चेक करना चाहता हूँ तो शेफ हाइफन वी आप लिख दें या टैब दबा दें, टैब से ये वर्जन नहीं, वी लिख दें, एंटर करें, तो वर्जन आ जाएगा आपका। तो ये देखें वर्जन आ गया। तो वर्क स्टेशन का वर्जन क्या है, 20.7.96 इसका वर्जन है। ठीक है, बाकी चीजें भी इसके अंदर पड़ी हैं, शेफ इंफ्रा क्लाइंट वर्जन और शेफ इंस्पेक्ट वर्जन, सीएलआई वर्जन, किचन वर्जन, ये सब चीजें भी पड़ी हैं। बट इंपॉर्टेंट होता है आपका वर्क स्टेशन का वर्जन क्या है, 20.7.96, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इसके बाद अब हम जरा आगे का काम करते हैं, कुकबुक रेडी करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी mkdir करके। तो यहाँ पे कमांड आप लिखें mkdir, जो कि डायरेक्टरी बनाने के लिए होती है, और डायरेक्टरी का नाम क्या रखना है, कुक बुक्स हमें रखना है, यही नाम रहेगा। एंटर करें, डायरेक्टरी बन चुकी है, एलएस करके चेक कर लें, ये देखें कुक बुक्स के नाम से मेरी डायरेक्टरी बन गई है। अब आप इस डायरेक्टरी के अंदर जाएं, तो अंदर जाने के लिए सीडी और कुक बुक्स, और मैं अगर इसके आगे फॉरवर्ड स्लैश लगाऊं या ना लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने एस नहीं लगाया, तो मैं पहले एस लगा देता हूँ। तो मैं फॉरवर्ड स्लैश नहीं लगाता तब भी आप इसके अंदर आ जाएंगे, ये देखें मैं इसके अंदर आ गया। ठीक है, तो आप फॉरवर्ड स्लैश लगाएं ना लगाएं फर्क नहीं पड़ेगा। अब एलएस करें आप, यहाँ पे कुकबुक के अंदर कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है। देखें अभी कुकबुक के अंदर कोई भी मेरे को रेसिपी नजर नहीं आ रही है। तो अब मैं एक
कुकबुक के अंदर पहले एक कुकबुक क्रिएट करता हूं। आपको मैंने बताया था बिल्डिंग के अंदर पहले आपको फ्लोर बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे कमांड दें शेफ जनरेट कुकबुक, टेस्ट कुकबुक के नाम से आप एक कुकबुक बना लें। अब इसके अंदर एंटर करें। ये आपसे पूछेगा कि क्या आप ये एक्सेप्ट करना चाहते हैं, यस पे क्लिक, यस प्रेस कर दें और लिख दें और एंटर करें। तो मेरी जो कुकबुक है वो रेडी हो चुकी है। कैसे पता चलेगा? आप एलएस करके देखें तो देखो मुझे नजर आ रही है टेस्ट कुकबुक। तो मेरी टेस्ट कुकबुक रेडी हो गई है। अब आप इसे कंट्रोल एल कर लें। अब यहां पे ट्री कमांड जरा चला के देखें तो ये कह रहा है कि ट्री कमांड अभी आपकी नहीं चल रही है। तो पहले मैं ट्री को इंस्टॉल कर लेता हूं। यम इंस्टॉल ट्री -y। ये सारी कमांड्स मैं आपको अभी थ्योरी में पढ़ा चुका हूं। तो आप अपने नोट्स चेक करते रहिए और फिर लैब को चेक करते रहिए, सेम टू सेम आपको नजर आएगी। एंटर करें तो मेरा ट्री इंस्टॉल हो गया। अब मैं ट्री कमांड चला के आपको दिखाता हूं। तो ये देखें मुझे क्या क्या नजर आ रहा है। ये डॉट से स्टार्ट हो रहा है, डॉट का मतलब है रूट डायरेक्टरी। इसके अंदर टेस्ट कुकबुक एक बनी हुई है। टेस्ट कुकबुक के अंदर क्या क्या चीजें हैं ये डिफॉल्ट है। देखें शेफ इग्नोर मैंने थ्योरी में पढ़ाया था, किचन होता है टेस्टिंग के लिए, लाइसेंस है, मेटा डेटा है, पॉलिसी फाइल है, रीडमी है, ये सब पहले से बन जाती है। कुकबुक जैसे ही आप क्रिएट करेंगे ये चीजें अपने आप बन जाएंगी। रेसिपी के अंदर एक डिफॉल्ट रेसिपी पहले से पड़ी है डिफॉल्ट डॉट आरबी के नाम से। जो भी रेसिपी आप बनाएंगे वो भी आपको यहाँ पर नजर आएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको नजर आ रही हैं। तो ट्री की हेल्प से हमें ये दिख जाता है कि हमारी कौन कौन सी रेसिपी बनी हुई है। तो अब इसे कंट्रोल एल कर लें। अब क्योंकि मुझे रेसिपी बनानी है तो मुझे इस कुकबुक से पहले अपनी टेस्ट कुकबुक में जाना पड़ेगा। cd टेस्ट हाइफन कुकबुक और यहां इस बार फॉरवर्ड स्लैश लगा देते हैं। देखिए अब भी हम उसके अंदर चले जाएंगे। ठीक है, अब मैं यहां पे एक रेसिपी क्रिएट करता हूं। उसके लिए कमांड क्या है? शेफ जनरेट और उसके बाद रेसिपी और रेसिपी का नाम। तो रेसिपी का नाम हम दे देते हैं सपोज टेस्ट रेसिपी और हम एंटर करते हैं। तो ये देखें मेरी ये रेसिपी क्रिएट हो गई है। कैसे पता चलेगा? मैं ट्री कमांड दोबारा चलाता हूं। ये देखें अब की बार मुझे रेसिपी के अंदर टेस्ट रेसिपी डॉट आरबी नजर आ रहा है, जबकि मैंने नाम में डॉट आरबी नहीं लिखा था। पर डॉट आरबी अपने आप लग जाएगा क्योंकि रूबी लैंग्वेज में है। तो यहाँ पे अब जब आप इसे वीआई एडिटर में ओपन करेंगे तो डॉट आरबी आपको लिखना पड़ेगा। तो ये आपको समझ आ रही है बात। अब मैं इसे कंट्रोल एल करके जरा क्लियर कर देता हूँ। अब मैं क्योंकि मुझे रेसिपी बनाने के लिए इसके अंदर जाना पड़ा था, बाकी काम इससे बाहर आके होगा। तो सीडी स्पेस 2 बार डॉट लगा दें और एंटर करें। तो मैं अपनी कुकबुक्स में वापस आ गया हूं। अब यहां आने के बाद मैं वीआई एडिटर में से ओपन करूंगा तो वीआई स्पेस टेस्ट हाइफन कुकबुक स्लैश रेसिपी, रेसिपीज एसबी लगाना है आपको, स्लैश टेस्ट हाइफन कुकबुक, सॉरी यहां पे रेसिपी आएगा आपका, टेस्ट रेसिपी का नेम आएगा, मतलब टेस्ट हाइफन रेसिपी डॉट आरबी। डॉट आरबी अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपकी ये वीआई एडिटर प्रॉपरली नहीं खुलेगा। मैं आपको दिखा भी देता हूं। एंटर करें, आपका नॉर्मल एडिटर खुल गया। ये एडिटर हमें नहीं चाहिए था, तो आप क्या करेंगे? आप इससे बाहर आएंगे। अब मैं आपको देखो इसी कमांड में आरबी लगा के दिखाता हूं, डॉट आरबी, और एंटर करता हूं। ये देखें अब मेरी कुकबुक प्रॉपरली ओपन हुई है। देखिए अब यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कुकबुक, टेस्ट कुकबुक एक बनी हुई है, उसके अंदर एक टेस्ट रेसिपी बनी हुई है। और मैं अब इस रेसिपी के अंदर क्या कोड लिखना चाहता हूं मैं लिख सकता हूं। तो कीबोर्ड का आई प्रेस करें तो देखें ये इंसर्ट लिखा आएगा, यानी अब आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो अब इसे नीचे लाते हैं और आगे आते हैं, एंटर करते हैं और यहाँ पे हम अपना कोड लिख देते हैं। तो कोड आप लिख भी सकते हो, मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये कोड है मेरा, इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके इस कोड को यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। इस कोड में क्या लिखा है देखिए, फाइल मेरा रिसोर्स है, यानी एक फाइल क्रिएट करनी है माई फाइल के नाम से रूट डायरेक्टरी के अंदर। और उसके अंदर कंटेंट क्या लिखना है? वेलकम टू टेक्निकल गुफ्तगू। एक्शन यानी क्रिएट कर दो इसको। और यहाँ पे कॉलन और क्रिएट के बीच में स्पेस नहीं है, ये आपको याद रखना है। एंड करें और अब आप अपने कीबोर्ड का एस्केप बटन दबा के कॉलन WQ करें और एंटर कर दें। तो ये कोड मैंने एंटर कर दिया है।
तो मेरी फाइल अब क्रिएट हुई नहीं हुई, मुझे वो चेक करना है, तो पहले मुझे वो फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। मैंने एडिटर में लिख तो दिया है सब कुछ, तो अब मैं पहले चेक करता हूं क्या मेरा कोड सही लिखा है मैंने। उसके लिए कमांड क्या है, शेफ EXEC एग्जीक्यूटिव रूबी -C। तो एंटर करें, कंट्रोल D करें, सॉरी मैंने पूरा कोड नहीं लिखा, हालांकि सिंटेक्स ओके यहाँ लिखा आ रहा है, पर आपको यहाँ पे ये लिखना है और उसके बाद स्पेस देना है, और ये वाला आपको ये पूरा पाथ सिलेक्ट करना है और यहाँ पे माउस का राइट क्लिक कर दे, अपने आप पेस्ट हो जाएगा। तो ये पेस्ट करके आप एंटर करें, तो आपको आएगा सिंटेक्स ओके, यानी आपका कोड जो है वो बिल्कुल सही है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, अब आप अपना शेफ क्लाइंट को कॉल करेंगे। तो उसके लिए शेफ हाइफन क्लाइंट स्पेस -ZR, ये सब मैं आपको थ्योरी में बता चुका हूं, इसका मतलब क्या है, रेसिपी ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर लिखें आप टेस्ट हाइफन कुकबुक, उसके बाद 2 बार कॉलन लगाएं, उसके बाद टेस्ट रेसिपी, ब्रैकेट को बंद कर दें और कोमा लगा दें, आप कोमा से क्लोज कर दें। और अब इस कमांड को, ये जो मैंने कमांड लिखी है, इसे मुझे एग्जीक्यूट कराना है, तो मैं एंटर बटन दबाऊंगा। तो ये देखें जी, ये कहता है हमने एक नई फाइल क्रिएट कर दी है जैसा कि आपने करने को कहा था, और उसके अंदर हमने कंटेंट को भी अपडेट कर दिया है इन द फाइल, अपडेट कंटेंट इन फाइल। क्या कंटेंट अपडेट किया है, वेलकम टू टेक्निकल गुफ्तगू। ठीक है, तो ये मेरी फाइल क्रिएट हो गई है, क्योंकि मेरी रेसिपी में एक ही चीज थी, इसीलिए यहां पर 1 by 1 रिसोर्स का मतलब है कि आपने एक फाइल क्रिएट करने को बोला था और वो क्रिएट हो गई है। 1 by 1 का मतलब एक काम कहा था रेसिपी के अंदर आपने, और वो हमने कर दिया है, तो 1 by 1 का मतलब ये है। अब ये काम यहां पे हो गया, अब आप यहां पे कंट्रोल L कर लें। अब यहां पे आप जरा रूट डायरेक्टरी में देखें कि क्या मेरी फाइल बनी है, क्योंकि मैंने वो रूट डायरेक्टरी में बनाई है। तो आप ls स्पेस // लगाएं यहाँ पे रूट डायरेक्टरी में जाने के लिए, एंटर करें। तो ये देखें, मुझे रूट डायरेक्टरी में माई फाइल के नाम से अपनी एक फाइल अब नजर आ रही है। ठीक है, तो मेरी फाइल क्रिएट हो गई है जैसा कि मैंने कमांड में कहा था उसे करने के लिए, उसने मेरा काम कर दिया है। अब इसके अंदर क्या लिखा है वो देखना है, तो वो भी देख सकते हैं आप, कैट स्पेस / माई फाइल करके एंटर करें, तो आपको नजर आएगा वेलकम टू टेक्निकल गुफ्तगू मैंने लिखा था। अब आप एंटर कर दें इसको दोबारा से, मैं यहाँ पे आ गया। अब आगे का काम आपको दिखाता हूं। देखिए, अब मैं अगर इसी कोड को जो मैंने शेफ क्लाइंट को कॉल किया था, ये वाला, मैं अगर इसी कॉल को अब मैं दोबारा करूं, मैं दोबारा से शेफ क्लाइंट को मैनुअली, क्योंकि ये मैं मैनुअली कर रहा हूँ, बार बार उसको जो कॉल कर रहा हूँ मैं मैनुअली कर रहा हूँ, मैं दोबारा से अगर उसे यही जो मेरी रेसिपी है मैं रन कराने के लिए कहूंगा, तो वो क्या करेगा जरा मैं देखता हूँ। एंटर करते हैं इसी को, तो देखें अब की बार कुछ भी ग्रीन कलर में नजर नहीं आया। उसने क्या कहा कि भैया आपकी एक फाइल बनी हुई है माई फाइल के नाम से, जो ऑलरेडी अप टू डेट है, यानी मैंने कोई काम नहीं करा। 0 by 1, 0 by 1 का मतलब एक काम आपने रेसिपी में कहा था लेकिन मैंने वो नहीं करा, क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी अप टू डेट है। तो शेफ क्लाइंट वही काम करेगा जो उसके पास नहीं होगी, जो फाइलें नहीं होंगी वो उन्हें अपडेट करता है, जो पहले से अपडेट होती है उन्हें नहीं करता है। तो उसने वो काम नहीं करा, उसने यहाँ कहा कि ये पहले से अप टू डेट है। ठीक है, तो उसने कोई भी काम नहीं करा, इसलिए यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। 0 का मतलब कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑलरेडी अपडेटेड है। अब अगर आप इसको कुछ मॉडिफाई करते हैं, तो आप पहले कुछ कंटेंट को मॉडिफाई कर लें। तो मैं यहाँ पे अपने VI एडिटर पे जाता हूँ, कीबोर्ड का आप अप एंड डाउन की का इस्तेमाल करें, जो एरो की होती है, तो आप अपने सारे पुराने कोड यहाँ पे चेक कर सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है आपको। तो मैं इस एडिटर में VI एडिटर वाला ये जो कोड है इसे मैं दोबारा ओपन करता हूँ, एंटर करते हैं। अब यहाँ पे मैं कीबोर्ड का आई प्रेस करता हूं ताकि इंसर्ट कर सकूं कोई चीज, और यहां आके मैं कोड में कुछ चेंजेस करता हूं, और यहां पे मैं लिखता हूं वेलकम टू टेक्निकल गुफ्तगू यूट्यूब चैनल। ठीक है, ये मैंने लिखा, और मैंने अब एस्केप करके और :W दबा के इससे बाहर आ गया, और मैंने अपडेट कर दिया। अब मैं जरा दोबारा शेफ क्लाइंट की कमांड चला के देखता हूं, ये वाली। अब मैं दोबारा ये शेफ क्लाइंट को कॉल करता हूँ और उसे कहता हूँ कि भाई आप दोबारा से जो है मेरी रेसिपी को रन कराइए। तो एंटर करते हैं, तो ये देखें इस बार एक ग्रीन लाइन नजर आ रही है, यानी इसने क्या किया है, कंटेंट को अपडेट कर दिया है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हुआ कि भैया पहले वेलकम टू टेक्निकल गुफ्तगू लिखा था, लेकिन ये जो प्लस साइन है इसका मतलब ये अपडेट हुआ है इस बार। तो इसमें अब क्या हो गया, वेलकम टू टेक्निकल गुफ्तगू यूट्यूब चैनल। तो मैंने ये अपडेट कर दिया है, यानी कि वन बाय वन मैंने एक काम कर दिया है, एक काम कहा था मैंने कर दिया है, अपडेट किया है मैंने। ठीक है, क्या अपडेट किया है वो यहाँ प्लस के साथ नजर आएगा आपको। ठीक है, अब ये काम भी हो गया, कंट्रोल एल कर लें। अब आप अगर इसी कंटेंट को देखना चाहते हैं तो कैट स्पेस करके रूट और माई फाइल आप क्लिक करें और देखें, आपको अपडेटेड कंटेंट नजर आएगा। ये देखें, वेलकम टू टेक्निकल गुफ्तगू यूट्यूब चैनल, यानी अपेंड कर देता है ये ना, अपडेटेड डेटा को दिखाएगा आपको, पुराना नहीं दिखाएगा। तो आपने जो अपडेट किया है वही अपडेटेड फाइल ही आपको शो करेगा, क्योंकि ओहाई का काम ही यही है, खुद को अपडेट करते रहना। तो ये अपडेट हो गया है, अब आगे की बात करते हैं। तो अब एक काम करते हैं, अब मैं कुकबुक के अंदर हूं। अब यहां पे मैं दोबारा से अपनी टेस्ट कुकबुक में चलता हूं। मैं आपको एलएस करके दिखा देता हूं पहले। तो मेरे पास देखें टेस्ट कुकबुक बनी हुई है, मैं इसके अंदर चलता हूं, सीडी स्पेस टेस्ट हाइफन कुकबुक फॉरवर्ड स्लैश एंटर। तो मैं इसके अंदर आ गया हूं, अपनी टेस्ट कुकबुक के अंदर। अब मैं क्या करता हूं, क्यों आया हूं मैं टेस्ट बुक के कुकबुक के अंदर, क्योंकि जब मैं रेसिपी बनाता हूं तो मुझे इसके अंदर आना होता है। तो अब मैं यहां पे एक और रेसिपी क्रिएट करता हूं, शेफ जेनरेट रेसिपीज, रेसिपी सॉरी, ये एस नहीं आएगा, और रेसिपी टू इसको नाम देते हैं। तो मैं रेसिपी टू क्रिएट करता हूं, एंटर करते हैं। तो मेरी रेसिपी क्रिएट हो गई है। अब मैं इससे बाहर आ जाता हूं, तो कंट्रोल एल करके पहले क्लियर कर लेते हैं। सीडी स्पेस दो बार डॉट लगा दें, एंटर करें। तो मैं अब कुकबुक में आ गया हूं, क्योंकि बाकी सारा काम कुकबुक में करना होता है। सिर्फ रेसिपी बनाने के लिए हम अपनी कुकबुक के अंदर जाते हैं, जो इसके अंदर बनी हुई है। बाकी सारा काम बाहर आके हमें मेन कुकबुक्स में करना होता है। तो यहाँ पे आने के बाद अब वी आई एडिटर के थ्रू आप इसे ओपन करें, तो कैसे करेंगे, टेस्ट हाइफन कुकबुक, जो आपने कुकबुक है आपको उसका नाम लिखना है। उसके बाद रेसिपीज में आपको जाना है, ये एक डिफॉल्ट फोल्डर होता है उसके अंदर रेसिपीज के नाम से, और उसके अंदर आपने कौन सी रेसिपी बनाई है, रेसिपी टू बनाई है। लेकिन डॉट आर बी लगाएंगे तब ही आपकी ये ओपन होगी, तो डॉट आर बी भी आपको साथ में लिखना पड़ेगा। एंटर करें, तो देखिए मेरी ये ओपन हो गई है एडिटर फाइल। यहाँ पे आई प्रेस करें कीबोर्ड का, तो अब मैं कुछ भी प्रेस करके एंटर कर सकता हूँ। तो अब मैं देखें इंसर्ट आ गया यहाँ पे, यानी आप इस फाइल में कुछ अपडेट कर सकते हैं। अब आप जरा नीचे आ जाएं, इस कर्सर को नीचे लेके आए। अब यहां आने के बाद आप दूसरा कोड पेस्ट करें, जो मैंने लिख के रखा हुआ है ऑलरेडी, ये वाला। तो मैं इसे अब कॉपी करता हूं, कंट्रोल सी करके, और मैं इसे यहां माउस का राइट क्लिक करता हूं, तो ये पेस्ट हो जाएगा। तो यहां मैंने क्या लिखा है, पैकेज, ये एक रिसोर्स है, मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया है। तो पैकेज में मैं ट्री को जो है इंस्टॉल करना चाहता हूं, तो पैकेज ट्री डू आपको लिखना पड़ेगा। डू का मतलब ये काम हमें करना है। एक्शन, एक्शन में हम क्या करना चाहते हैं, हम इस पैकेज को इंस्टॉल करना चाहते हैं, एंड कर दें, यानी कमांड क्लोज हो गई। दूसरा क्या काम करना है, आपको एक फाइल क्रिएट करनी है माई फाइल टू के नाम से, जिसमें आपको क्या लिखना है, दिस इज माई सेकंड प्रोजेक्ट कोड। ठीक है, एक्शन में आपको फाइल को क्रिएट करना है, इसका ओनर आपको रूट रखना है और ग्रुप भी रूट रखना है। इस कोड को भी आपने एंड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ ज्यादा कुछ है नहीं, बड़ी सिंपल सा ये कोड, आप टाइप खुद भी कर सकते हैं, कोई एरर नहीं आएगा। यहाँ एक्शन के बाद आपको देखिए स्पेस रखना है, लेकिन डबल डॉट जो कॉलन है और इंस्टॉल है इसके बीच में स्पेस नहीं आएगा। ऐसे यहाँ जहां भी कॉलन के साथ कोई चीज लिखनी है तो स्पेस नहीं आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे कॉलन क्रिएट जो है, इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। आप इसे सिंगल कोमा में भी लिख सकते हैं, डबल इन्वर्टेड कोमा में भी लिख सकते हैं। और इसके बाद अब आप इसे एस्केप बटन दबाएं कीबोर्ड का, और कॉलन डब्ल्यू क्यू करके बाहर आ जाएं। तो मैंने वी आई एडिटर में कोड अपना लिख दिया है। अब इसे रन कराने के लिए कमांड क्या होगी, तो पहले वाला कोड देख लेते हैं, उसी में चेंज कर देंगे। तो ये आप अपने कीबोर्ड पे जो आपकी एरो की है, आप उसका ऊपर वाली एरो की का इस्तेमाल करें, अपने आप सारे कोड आपको पिछले नजर आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये काम तो एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे आपने बस चेंज करना है यहाँ पे इस जगह, क्योंकि इस बार आपने टेस्ट कुकबुक के अंदर जो रेसिपी बनाई है उसका नाम टेस्ट रेसिपी नहीं है, बल्कि रेसिपी टू है। तो आप रेसिपी टू करके ब्रैकेट क्लोज कर दें और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दें। बाकी कमांड तो सेम ही है, तो हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं जरा इसको कॉल करता हूँ इस शेफ क्लाइंट को, और एंटर करता हूँ। तो ये देखें जी, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हमने आपके पैकेज को, ट्री को हमने इंस्टॉल कर दिया है, पर ये ऑलरेडी अप टू डेट है। ये कहता है जी आपका ट्री तो पहले से इंस्टॉल है, तो मुझे वो इंस्टॉल नहीं करना पड़ा, क्योंकि आपके सिस्टम में पहले से ट्री जो है वो इंस्टॉल हो रखा है पैकेज। लेकिन हमने एक फाइल क्रिएट की है जिसका नाम है माई फाइल। जो ग्रीन कलर की चीजें है ना, इसका मतलब ये उसने किया है। ठीक है, तो उसने क्या क्रिएट किया, माई फाइल क्रिएट की है,
और उसमें कंटेंट को अपडेट किया है। क्या कंटेंट लिखा है? दिस इज माय सेकंड प्रोजेक्ट कोड। ऑनर कौन है? रूट उसने बना दिया है, और जो ग्रुप है वो भी उसने रूट रखा है। ये चीजें उसने अपडेट की हैं। तो हमने उसे दो काम कहे थे, लेकिन दो में से उसने एक करा है, क्योंकि ट्री वाला काम उसने नहीं करा, क्योंकि वो पहले से हो रखा था। ये बात यहाँ पे 1/2 से समझ आ रही है कि दो काम कहे थे और एक उसने करा है। ये बात आपको समझ आ गई। अब मैं एक काम करता हूँ, ट्री को अनइंस्टॉल कर लेता हूँ और देखता हूँ कि अगली बार अगर ऐसा करने से ये क्या करता है। तो कंट्रोल एल करके क्लियर कर लें। अब पहले आप ट्री फाइल को रिमूव कर लें। यम रिमूव ट्री -y। तो मैं पहले ट्री पैकेज को रिमूव कर देता हूँ अपनी मशीन से। तो मेरा ये रिमूव हो गया है। अब मैं इस कमांड को दोबारा चलाता हूँ। इस कमांड को मैं दोबारा चलाता हूँ, शेफ क्लाइंट को एंटर करता हूँ, और ये देखें इस बार ये कह रहा है कि हमने क्या किया है। ग्रीन कलर से देखो क्या नजर आ रहा है, इंस्टॉल वर्जन दिस पैकेज ट्री। हमने ट्री को इंस्टॉल किया है। लेकिन जो दूसरा काम आपने कहा था वो इस बार ग्रीन कलर से नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी अप टू डेट है। तो इस बार भी इसने एक ही काम किया है, लेकिन दूसरा ट्री वाला काम किया, क्योंकि ट्री हमने अनइंस्टॉल कर दिया था। तो इस बार इसने उसे इंस्टॉल कर दिया, क्योंकि हमारी रेसिपी में लिखा हुआ था उसे इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है। जो चीजें पहले से होती हैं उन्हें ये नहीं करेगा, जो चीजें इसके पास नहीं है, अपडेट नहीं है मशीन में, उन्हें ये अपडेट कर लेगा। तो इसीलिए ये पुल काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टूल कहा जाता है। ये पुल करता है उन चीजों को जो नहीं है। अब मैं दोबारा ये कमांड आपको एक बार और रन करके दिखाता हूं। तो देखें इस बार इसने ग्रीन कलर से कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों काम ऑलरेडी अप टू डेट हो रखे हैं। ये देखें, मैंने यम पैकेज भी अप टू डेट हो रखा है और मेरी माई फाइल भी अप टू डेट है। यानी दो काम कहे थे, दो में से जीरो करे हैं इसने। इस बार एक भी काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि सब कुछ ऑलरेडी अप टू डेट है। तो शेफ क्लाइंट इस तरीके से काम करता है, जो चीजें अप टू डेट नहीं होती उन्हें अपडेट कर लेता है। अब मैं आपको अपाचे सर्वर बना के दिखाता हूं। तो कंट्रोल एल कर लेते हैं। अब जरा हम अपनी कुकबुक में पहले एलएस करते हैं, देखते हैं क्या क्या है। तो इसके अंदर एक टेस्ट कुकबुक बनी हुई है। तो अब हम एक काम करते हैं, एक नई कुकबुक बनाते हैं। फिलहाल हमारे पास एक ही है, अब हम एक और कुकबुक बना लेते हैं अपाचे कुकबुक के नाम से। तो कमांड क्या होगी? शेफ जनरेट और कुकबुक, क्योंकि हम कुकबुक बना रहे हैं। और कुकबुक का नाम क्या लेना है? अपाचे कुकबुक। तो हम अपाचे कुकबुक बना लेते हैं एक, और एंटर करते हैं। तो हमारी अपाचे कुकबुक बन गई है। कैसे पता चलेगा? आप एलएस करके देखें। तो ये देखें, मुझे अब दो नजर आ रही है, एक अपाचे कुकबुक नजर आ रही है, एक टेस्ट कुकबुक नजर आ रही है। अब क्योंकि रेसिपी अगर आपने क्रिएट करनी है तो आपको अपाचे कुकबुक के अंदर जाना पड़ेगा। तो अब हम इसके अंदर चलते हैं, सीडी और अपाचे कुकबुक और // एंटर करें। तो मैं अपाचे कुकबुक के अंदर आ गया हूं। अब यहां पे मुझे रेसिपी क्रिएट करनी है, तो पहले कंट्रोल एल करके क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को। अब मैं रेसिपी क्रिएट कैसे करूंगा? शेफ जनरेट रेसिपी और रेसिपी का नाम। रेसिपी का नाम हमें क्या लेना है? सपोज हम लेते हैं अपाचे रेसिपी, क्योंकि हम अपाचे बना रहे हैं। इस रेसिपी से अपाचे सर्वर क्रिएट करेंगे। तो हमने अपाचे रेसिपी इसका नाम दे दिया, एंटर किया। तो मेरी अपाचे रेसिपी के नाम से एक जो रेसिपी है वो क्रिएट हो जाएगी। कैसे पता चलेगा? ट्री कमांड चलाएं आप, और ये देखें अब आपको रेसिपी में एक अपाचे रेसिपी नजर आ रही है। ठीक है, तो मुझे रेसिपी के अंदर क्या नजर आ रही है? अपाचे रेसिपी, जो कि मैंने अपाचे कुकबुक के अंदर देखी है। ठीक है, तो अपाचे कुकबुक की जब मैंने ट्री खोला तो वहां मैंने एक अपाचे रेसिपी बनाई है। ऐसे ही जब आप टेस्ट कुकबुक में जाएंगे तो वहां आपको हमारी वो वाली रेसिपी नजर आएगी, टेस्ट कुकबुक वाली रेसिपी, टेस्ट रेसिपी। लेकिन अभी हम अपाचे के अंदर हैं, तो हमें अपाचे में तो हमने एक ही रेसिपी बनाई है अब तक, और डिफॉल्ट वाली तो पहले से होती है। तो हमें हमारी अपाचे रेसिपी नजर आ रही है। अब आप इसे आप कंट्रोल एल कर लें, तो ये स्क्रीन क्लियर हो जाएगी आपकी। अब क्योंकि मैं ये काम कर चुका हूं तो मुझे अपाचे कुकबुक से बाहर आना पड़ेगा। तो मैं अब यहाँ पे CD स्पेस $, एंटर करता हूं। मैं नॉर्मल कुकबुक्स में आ गया। देखिए मैं यहाँ बाहर आ गया। पहले मैं अपाचे कुकबुक में था। एक मिनट, पहले मैं अपाचे कुकबुक में था। ये क्या हो रहा है? और अब मैं आ गया हूं अपने कुकबुक में। ठीक है, तो अब इस कुकबुक के अंदर मुझे क्या करना है? मुझे अब अपनी रेसिपी को ओपन करना है। तो मैं VI एडिटर के थ्रू रेसिपी को ओपन करूंगा। VI स्पेस अपाचे कुकबुक, क्योंकि अपाचे कुकबुक के अंदर ही मेरी रेसिपी पड़ी है। तो अपाचे कुकबुक / रेसिपीज। ठीक है, यहाँ पे S लगेगा, रेसिपीज ये फिक्स है। और यहाँ पे इसके अंदर अपाचे रेसिपी आपने बनाई है। .rb लगाना ना भूलें, नहीं तो एडिटर ओपन नहीं होगा। तो .rb लगाएं और एंटर करें।
तो ये देखें मेरा ओपन हो गया। यहाँ पे मुझे ये पहले से लिखा हुआ कुछ नजर आ रहा है, ये लिखा रहने देना है, ये आपको हटाना नहीं है। तो मुझे आपको बता रहा है कि आप अपाचे कुकबुक के अंदर हैं, उसके अंदर आपने एक रेसिपी बनाई है, और उस रेसिपी, यही वो रेसिपी है, इसमें आप जो चाहें वो कोड आप लिख सकते हैं। तो आप कीबोर्ड का आई प्रेस करें, तो यहाँ देखें ये इंसर्ट हो गया। अब आप नीचे आ जाएं इसके अंदर। तो अंदर आने का तरीका क्या है, आप यहाँ पे आके एरो की से और एंटर प्रेस कर दें तो आप नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ आपको कोड लिखना है, तो कोड मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है ताकि टाइम बच जाए। तो नोटपैड पे चलते हैं, और ये वाला मेरा कोड है पूरा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां से कॉपी कर लीजिएगा। इस कोड को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे इस कोड में हम 3 काम कर रहे हैं। पहला, अपाचे सर्वर इंस्टॉल कर रहे हैं जो httpd नाम से होता है लिनक्स के अंदर। उसके बाद एक index.html फाइल बना रहे हैं जिसमें हमने लिखा है वेलकम टू टेक्निकल गुफ्तगू, उसे हम क्रिएट कर रहे हैं, और उसके बाद सर्विस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये 3 काम हमने इस रेसिपी में इसको करने के लिए कहे हैं। इसके बाद आप एस्केप बटन दबाएं और कॉलन दबा के WQ दबा दें और बाहर आ जाएं, एंटर कर दें। तो हमने एडिटर में अपना कोड लिख दिया है। अब लिखने के बाद हमें क्या करना है, अब हम पहले चेक कर लेते हैं क्या हमारा कोड सही है या नहीं है। तो वो हम कैसे चेक करेंगे, वो हम चेक करेंगे शेफ EXEC रूबी -C, और उसके बाद ये जो आपने ये रास्ता है इसको आप यहां से सिलेक्ट कर लें और इसे यहां माउस का राइट क्लिक करें, अपने आप पेस्ट हो जाएगा, और एंटर करें। तो ये देखें ये कह रहा है कि जी सिंटेक्स आपका बिल्कुल ओके है, यानी कोई एरर नहीं है। ठीक है। इसके बाद अब आप लोग कमांड लिखनी है शेफ क्लाइंट, शेफ -client -ZR स्पेस इन्वर्टेड कॉमा लगा लीजिए आप, रेसिपी ब्रैकेट स्टार्ट करिए, यही ब्रैकेट लेना है आपको। अपाचे कुकबुक के अंदर जाना है और उसमें भी आपको किस में जाना है, अपनी रेसिपी में जाना है। तो यहाँ पे अब उस रेसिपी का नाम दे दें अपाचे रेसिपी। ठीक है। तो ये इसको लिखने का तरीका होता है, पहले आप कुकबुक लिखेंगे, फिर डबल कॉलन लगा के उसकी रेसिपी का नाम लिखेंगे, उसके बाद आप ब्रैकेट क्लोज कर दें और इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर दें। ठीक है। ये मैंने अपना कोड पूरा लिख दिया है। अब इसके बाद मैं एंटर करता हूं, तो ये मेरा शेफ क्लाइंट को कॉल करेगा। जो जो काम नहीं हो रखे वो सारे काम ये करेगा, जो हो रखे हैं वो ये नहीं करेगा। तो ये देखें ये तीनों काम कर रहा है। तो ये देखें इसने क्या क्या किया है, ग्रीन कलर से जो नजर आ रहा है वो सारा काम इसने किया है। इसने पहले इंस्टॉल किया है एक पैकेज को, HTTPD पैकेज को जो अपाचे का है। उसके बाद इसने एक फाइल क्रिएट की है index.html नाम से। उसके बाद इसने उसमें क्या कंटेंट ऐड किया है, अपडेट कंटेंट देखिए लिखा हुआ है, क्या कंटेंट है, वेलकम टू टेक्निकल गुफ्तगू। उसके बाद इसने सर्विस को इनेबल किया है, और इनेबल करने के बाद इसने सर्विस को स्टार्ट किया है। ये सारे काम इसने किए हैं, यानी आपने इससे 4 काम करने को कहे थे, चारों किए हैं। 4 कैसे, पहला पैकेज को इंस्टॉल करना, दूसरा index.html फाइल बनाना जिसमें ये कंटेंट है, तीसरा सर्विस को इनेबल करना, और चौथा सर्विस को स्टार्ट करना। तो टोटल 4 काम इसने किए हैं, चारों ग्रीन कलर से नजर आ रहे हैं। तो यानी 4x4 काम इसने कर दिए हैं। तो हमारा सब कुछ रेडी हो चुका है। तो अब जरा मैं आपको दिखाता हूं क्रोम में चल के कि मैंने एक सर्वर बना दिया, अपाचे सर्वर। तो अब हम एक काम करते हैं, जरा पब्लिक आईपी अपने सर्वर की कॉपी कर लेते हैं, ये वाली जो लिनक्स मशीन की मेरी आईपी है, इसे कॉपी करते हैं। ब्राउजर में इसे आप पेस्ट करिए अब, और एंटर करिए। तो ये देखें वेलकम टू टेक्निकल गुफ्तगू, आपका जो लिनक्स मशीन है वो एक वेब सर्वर बन चुका है जिस पर मुझे मेरी वेबसाइट नजर आ रही है। अब इस कोड की जगह कुछ और लिखा होता तो वो नजर आता, पूरी वेबसाइट बनी हुई होती तो वो नजर आती, है ना। तो ये आईपी एड्रेस अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने ये लैब कर ली है या अभी कर रहे हैं, तो इस आईपी एड्रेस को जरा अपने फ्रेंड को दें और उससे बोले भाई तुझे क्या नजर आ रहा है, एक बार गूगल क्रोम में ओपन कर, उसको भी वही नजर आएगा जो आपने मैसेज में लिखा होगा। तो अब आप ये भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे आई लव यू लिख दें और आप किसी लड़की को भेजेंगे, आप कहें कि यार ये आईपी एड्रेस है, जरा गूगल क्रोम में ओपन करना, और अपने दिल की बात आप यहाँ पे लिख दें, उसको नजर आ जाएगी। ठीक है ना। तो बड़ा सिक्योर तरीका है प्रपोज करने का। चले अच्छी बात है। तो अब ये काम भी हमने करके देख लिया। अब देखिए मैं इसी कमांड को अगर दोबारा चलाऊं तो क्या होगा, मैं एंटर करता हूं, मैं दोबारा शेफ क्लाइंट को कॉल करता हूं इस काम को करने के लिए कि मेरी रेसिपी को आप दोबारा रन कराइए। तो देखिए इस बार इसने क्या करा, इसने कहा भैया ये भी अप टू डेट है, ये भी अप टू डेट है, ये भी अप टू डेट है, ये भी अप टू डेट है। आपका चारों काम पहले से हो रखे हैं। तो यानी 0x4 इसने कोई भी काम नहीं किया। शेफ क्लाइंट इस बार कुछ नहीं करेगा क्योंकि सब कुछ पहले से अप टू डेट है। समझ आ रही है बात। तो ये तरीका है करने का।
अपाचे सर्वर पे काम। हाँ, अगर आप कोई फाइल अपडेट करेंगे, देखिए मैं अगर यहाँ पे आपको फाइल अपडेट करके दिखाता हूँ, मैं वी आई एडिटर पे दोबारा चलता हूँ और इसको ओपन करता हूँ और यहाँ मैं आई प्रेस करता हूँ और मैं अंदर आके नीचे यहाँ पे कुछ अपडेट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कंटेंट में लिखता हूँ वेलकम टू टेक्निकल गुफ्तगू, और उसके बाद इस अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज शेयर करें। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब मैं एस्केप करके कॉलन W दबाता हूं, बाहर आता हूं और मैं अब दोबारा से इसको एग्जीक्यूट कराता हूं शेफ क्लाइंट के थ्रू। तो देखें इस बार इसने एक काम किया है, क्योंकि मैंने एक कंटेंट उसमें चेंज किया तो इसने खाली उसको अपडेट किया, जो ग्रीन कलर से मुझे नजर आ रहा है कि भैया मैंने आपका कंटेंट अपडेट किया। क्या अपडेट किया है वो प्लस के साथ नजर आएगा, वेलकम टू टेक्निकल गुफ्तगू, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज शेयर करें। जबकि पहले वाला कंटेंट क्या था, वो ये था, वो भी नजर आएगा और नया भी नजर आएगा। तो आपको पता चल जाएगा क्या चेंज किया गया है। बाकी सब कुछ अप टू डेट था। तो एक ही काम इसने किया है, तो 1/4 यहाँ नजर आ रहा है कि एक काम मैंने किया है, बाकी 3 तो हो रखे थे। तो अब मैं अगर अपनी वेबसाइट पे जाऊं और मैं अब यहाँ दोबारा इस आईपी एड्रेस को करूं तो देखें आप, मेरे को अलग नजर आ रहा है, वेलकम टू टेक्निकल गुफ्तगू, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज शेयर करें। तो दोस्तों ये है आज की लैब। आई होप आपको समझ आ गई होगी, सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थ्योरी में सब कुछ पहले से बताया था, फिर मैंने लैब करके दिखाई है। आप बिल्कुल ऐसे ही करें, 3-4 बार करें, आप देखिएगा आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं शेफ पे काम कर सकता हूं। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। मैं अभी और भी शेफ की वीडियो बनाऊंगा, उसमें और आगे की चीजें करेंगे और धीरे 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 आपको मैं शेफ का एक्सपर्ट बना दूंगा। ठीक है, तो इसके बाद आप अपनी मशीन को स्टॉप कर दें, इसे आप टर्मिनेट ना करें, इस मशीन को आप यहीं स्टॉप कर दें सो दैट हम आगे इसमें काम कर सकें। तो मैं इसे यहाँ स्टॉप कर रहा हूं, तो मशीन को आप स्टॉप कर दें, यस स्टॉप। तो मैंने मशीन को स्टॉप कर दिया है और चलिए अब बात को किसी खूबसूरत शेर के साथ खत्म करते हैं। आज का लेक्चर यार बड़ा लंबा हो गया और काफी कुछ सीखा होगा। आज आपको वाकई लगा होगा कि भाई हम कोडिंग कर सकते हैं, शेफ को सीख सकते हैं, जिसके बारे में लोग ये कहते हैं कि बड़ा मुश्किल है शेफ को सीखना है तो कोडिंग सीखनी पड़ेगी। कुछ भी ऐसा नहीं है। और एक चीज और बता दूं, कई सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि सर आप क्या क्या पढ़ाने वाले हो। बहुत कुछ पढ़ाने वाला हूं, एनसिबल भी सीखेंगे, जेनकिंस भी सीखेंगे, डॉकर, कुबरनेट सब कुछ सीखेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप सब्र से काम लें। ठीक है, और बात को चलिए किसी खूबसूरत शेर के साथ खत्म करते हैं। ये बेगम अख्तर साहिबा ने गजल गाई थी, मुझे उसके कुछ शेर याद आते हैं, मुझे बड़ी पसंद है उनकी ये गजल कि दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, वरना कहीं तकदीर तमाशा ना बना दे। ऐ देखने वालों मुझे हंस हंस के ना देखो, ऐ देखने वालों मुझे हंस हंस के ना देखो, तुमको भी मोहब्बत कहीं मुस्सा ना बना दे। बाराबंकी साहब की एक गजल है जो मुझे बेहद पसंद है, उसके 2 शेर आपको सुनाना चाहता हूं कि एक पल में एक सदी का मजा हमसे पूछिए, एक पल में एक सदी का मजा हमसे पूछिए, 2 दिन की जिंदगी का मजा हमसे पूछिए, भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, किश्तों में खुदकुशी का मजा हमसे पूछिए। चलिए पूछिएगा हमसे कभी। ख्याल रखिए अपना और दुआओं में याद रखिए।